स्वती वाज विर्वाजिनी वाति यज्ञां वस्तु धिया वसुः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। वेद विज्ञान केंद्र के स्थापना के शुभ अवसर पर आज से 6 दिन पूर्व प्रारंभ कार्यशाला का आज हम लोग अंतिम सत्र में आए हैं। अंतिम घड़ी की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में आज प्रथम 2 सत्र होने हैं। पहले सत्र में व्याख्यान का क्रम है और द्वितीय सत्र में इस कार्यक्रम का समापन है। तो बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि प्रतिदिन का कार्यक्रम व्याख्यान का हम लोगों का प्रचलित है। हमारे बीच में काशी के मूर्धन्य या विश्व भारत के ही सुप्रसिद्ध आचार्य वेद के आचार्य शर्मा गुरु जी हैं, क्योंकि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च की परंपरा है। प्रोफेसर शुक्ल गुरु जी हैं, आभा त्रिवेदी मैडम हैं और आपके बनारस मंडल के पूर्व एसबीआई के क्षेत्रीय निदेशक महोदय हैं और अन्य सारे आचार्य। सबको मैं इस मंच से एक साथ समेकित रूप में प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। और आज के जिस क्रम में हम लोग पूर्व से चल रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है महामना को प्रणाम करते हुए मैं आचार्य आर्यभूषण शुक्ल सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ और प्रथम सत्र में जो है आपका जो व्याख्यान का क्रम है वो चलेगा। उसके उपरांत फिर हम लोग समापन सत्र में 5 बजे से प्रारंभ होगा। तो उसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रोफेसर भूषण सर शुक्ल सर से कि आप न केवल ज्योतिष विधा के मनीषी हैं, अपितु भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों को भी आपने सुशोभित किया है और वहाँ से भी आपने कहीं ना कहीं इस ज्योतिष विधा को जोड़ा। और जिस तरह से आपने अपने मनीषा से हम लोगों को विगत 5 दिनों से जिस तरह से ज्ञान की गंगा में ज्योतिष के नए आयामों को दिखाया, नई धारा को ज्योतिष में बतलाया कि इसमें और संभावनाएं हैं, हम लोग भारतीय ज्योतिष को और आगे तक जो है इसको देख सकते हैं। इस दृष्टि से हमारी वैज्ञानिक दृष्टि का चिंतन उसमें आपने जिस तरह से समावेश किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत इस मंच की ओर से या वेद विज्ञान केंद्र की ओर परिवार की ओर से आपको बहुत ही बधाई और आपको जो है धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आज के अंतिम सत्र के आपके व्याख्यान के लिए मैं आपको इस मंच की ओर आहुत करता हूं। आप आएं और हम सबको फिर अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अपनी पुरानी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और जैसा मैंने आपको आश्वासन दिया था, आज सबसे पहले कुछ परिहार बताऊंगा आपको। लेकिन उस परिहार से पहले एक अत्यंत आवश्यक चीज, और वो आवश्यक इसलिए भी है कि आज ज्योतिष किसी हद तक बदनाम है, कुछ पाखंडों के कारण, कुछ अनावश्यक कर्म कांडों के कारण। मैं मूलतः विज्ञान का छात्र हूं और आज भी विज्ञान का छात्र हूं, इसलिए मैं किसी प्रकार के पाखंड के विरोध में हूं। इसलिए मैं आपसे केवल उतनी ही बात कहूंगा जो शास्त्रोक्त हैं और जिनको आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके, स्टडी करके अनुभव कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सत्य है नहीं है। और उससे भी पहले एक अत्यंत आवश्यक चीज, जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इससे परिचित होंगे। एक चीज होती कोबरा इफेक्ट। केवल अर्थशास्त्रियों नाम सुना होगा, बाकी उन्होंने उसका नाम नहीं सुना होगा। ये अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है और इसको बताते इसलिए है कोबरा इफेक्ट कि आज से करीब 150 वर्ष पूर्व दिल्ली में कोबरा बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि नया शहर बन रहा था, जंगल काटे जा रहे थे, तो नेचुरली कोबरा को जब रहने जगह नहीं मिली वो शहरों में आने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कोई रहा होगा कम अनुभवी व्यक्ति, उससे पूछा क्या करना चाहिए।
बहुत सुंदर तरीका है, जो भी एक कोबरा मार के लाए उसको एक सिल्वर कॉइन दिया जाए। उस जमाने एक सिल्वर कॉइन बहुत बड़ी चीज थी। लोगों ने भी जान को जोखिम में डाल करके कोबरा मारना शुरू किया और ला के देना शुरू किया। ये कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट ने ये अनुभव किया ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, ये उपाय समस्या से बड़ा हो गया। हुआ ये, कुछ लोगों ने कोबरा पालना शुरू कर दिए, ब्रीडिंग शुरू कर दी कोबराज की। तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो तात्पर्य नहीं था। क्योंकि जब कभी भी कोबरा ब्रीडिंग करते थे और जब बच्चे बढ़ जाते थे तो पुराना सांप निकाला, उसको मारा, दे दिया। लेकिन उस प्रासद एक दो सांप छूट जाते थे, वो शहरों में पहन के गामा बचाते थे। तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम विड्रॉ कर ली। जब स्कीम विड्रॉ कर ली तो लोगों ने कहा अब कोबरा पाल के क्या होगा, उन्होंने अपने सब कोबरा छोड़ दिए। शहर में बिल्कुल से एक तरीके से हंगामा हो गया। तब इकोनॉमिस्ट ने पहला टर्म लिखा ये कोबरा इफेक्ट, कि कई बार ऐसा समस्या से समाधान ज्यादा समस्या वाला हो जाता है। तो समाधान ऐसा होना चाहिए कि समस्या को समाप्त करे, बढ़ाए नहीं। तो उसी प्रकार ज्योतिष में जल्दबाजी में जब हम परिहार करते हैं तो कई बार वो परिहार समस्या को बढ़ा देता है। तो जब तक वैज्ञानिक तरीके से बात सिद्ध नहीं हो उसको कभी मत करिए। जैसे मैंने उस दिन कहा था, एक टेंट चल पड़ा है इस दाहिने हाथ इस तर्जनी में पुखराज पहनाने की। मैंने कहा हाथ में 5 महाभूत हैं, 5 उंगलियां हैं, इनका ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर शास्त्रों में ईश्वर की ये इच्छा रही होती कि हम ग्रहों के साथ उंगलियां होती, हाथ में 7 उंगलियां होती है 9 होती, और 9 ने 7 तो होती, प्रत्येक ग्रह की 1 उंगली होती, लेकिन केवल 5 उंगलियां हैं, 5 महाभूतों के प्रतीक है। तो उसी प्रकार से कोई भी उपाय, कोई भी परिहार जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या किसी ऋषि तुल्य मनुष्य न कहा हो उसको मत करिएगा। तो जैसा मैंने पहले कहा था, आपको पहला मैं परिहार बताऊंगा कैंसर का, और इसको मैंने स्वयं करीब 65 लोगों पे आजमा के देखा हुआ है, और उसमें करीब 50 ठीक हो गए, 50 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसमें 2 पक्ष हैं इसका जो मंत्र है मुझे कांची के परमाचार्य उनके माध्यम से मिला है, स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती जी, और लोग उनको लिविंग गॉड कहा करते थे। और जो उन्होंने इसकी महिमा बताई वो भी अद्भुत तरीके से, कि उसके पीछे तथ्य है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद में कहा जाता है कि कफ पंगु पित्त पंगु पंगवे बलधातुना वायुना यत नियंते गच्छन्ते तत्र मेघवत, कि शरीर में जितने भी हमारे ये त्रिदोष हैं उनमें से 2 तो चलायमान होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब वायु धक्का मारे, अदरवाइज स्टेशन नहीं होगा। कफ पंगु बिल्कुल कफ जहां पे वहीं पड़ा रहेगा, पित्त पंगु वो भी कोई हलचल नहीं करेगा जब तक वायु झटका ना मारे। तो कांची परमाचार्य कहना था कि अगर वायु को कंट्रोल किया जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक की जा सकती है, और आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। अब इस बात को जोड़ा नारायणियम से। नारायणियम का एक मंत्र है कि अस्मिन परात्मन नन पाद्म कल्पे तुम इत्थम उत्थापित पद्म योनि अनंत भूमा मम रोग राशिम निरुंधिवातालय वास विष्णु। इसमें गुरुवायूर के प्रभु की स्मरण किया गया है, और ये कहते किया गया है कि अनंत भूमा मम रोग राशिम, ये रोग राशि अनंत हो रही है, निरुंधि वातालय वास विष्णु। तो इसमें शब्द वात जो आ रहा है, और जगह उसका नाम ही पूरा मलयालम है, स्थानीय वही है, गुरुवायूर की जगह वही है। तो उनका कहना था कि इस मंत्र के पाठ से आगामी निरंतर करें, इसमें लाभ होगा। लेकिन मैंने इसका एक चीज और जोड़ी, मैंने इस पर विचार किया। इसमें बात आ रही है भगवान विष्णु की और ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जो विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए हैं, इस पर मैंने मंथन किया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय पर उसका पोषण माँ से वो अम्बिकल कार्ड के तो जुड़ा होता है, उसकी नाभि से काट जाती है और माँ से जुड़ जाती है। माँ से ऊर्जा लेता है और नाभि पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ठीक है। तो नाभि का कार्य होता है, जिस समय नाखून बने हैं तो नाखून ऊर्जा भेज देना,
जिस समय पर मांस बन रहा मांस, जिसमें हड्डी अस्थि बन रही अस्थि, जो शरीर का अंग पोषित होना है, नाभि उसको वहां भेजती है। मां से अलग होने के बाद भी नाभि अपना काम छोड़ती नहीं। अगर कभी ध्यान से देखें आप, खास तौर से जाड़े के दिनों में आप नहाने जाएंगे, नाभि थोड़ा सा आपको कॉटन इकट्ठा मिलेगा। वो इसलिए होता है कि आपके शरीर के जो वस्त्र हैं उसको लगातार वो खींचती रहती है और थोड़ा थोड़ा कॉटन इकट्ठा होता रहता है। तो नाभि अपने अपना काम छोड़ा नहीं है। तो अगर नाभि पे प्रातः काल में नहाने के बाद हल्दी और चंदन का लेप किया जाए, अब इसमें आएगा हल्दी और चंदन क्यों। कि चंदन की विशेषता क्या है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटी है भुजंग में। तो शरीर में जो विष तत्व उत्पन्न हो रहा है उनको खींच के बाहर निकालना, और हल्दी काम है जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं उनको ठीक करना। तो नाभि पे हल्दी चंदन का पेस्ट लगा दिया आपने, तो नाभि उस ऊर्जा को खींच करके जहां जहां सेल डैमेज हो रहे हैं वहां भेज देती है। और जितने सेल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, अब शरीर को नहीं चाहिए, उनको वो चंदन के माध्यम से बाहर निकालती है। और शाम के समय पर 6-7 बूंद तेल सरसों की पर्टिकुलरली नाभि पर डाल करके उसका लेप हल्का हल्का मालिश किया, हल्के हल्के, जब तक कि पूरा तेल सूख न जाए। इस प्रक्रिया के करने से अगर आयु ले ली गई तो भगवान के इसके अलावा आयु को वापस करने वाला कोई नहीं है, ये क्षमता उनमें थी, मरीज ठीक होगा। इससे पहले बड़े ठीक होते रहे हैं, इसमें ठीक होने में कोई संशय नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आजमाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको बेटा दोबारा लगाओ। जब तक ठीक है तब लगाना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहेगा जल्दी ही 3-4 महीने रिजल्ट आएगा सामने। मतलब व्यक्तिगत केसों को कोट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन देश के बहुत वीवीआईपी में समझ एक आदमी है, उनकी पत्नी से डॉक्टर्स ने कहा, सॉरी पत्नी को देखकर घर वालों से कहा इनको घर ले जाइए और 2 महीने का जीवन शेष है, खुश रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब कीमो की जरूरत भी नहीं है। इस उपाय को करने के बाद से 6 महीने बाद डॉक्टर का ताजुब है, इनका बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। और इस घटना को आज 8 वर्ष हो रहे हैं, वो अभी भी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और उसके बाद में औरों भी आजमाया गया, और कम से कम ये तो मेरे रिकॉर्ड नहीं रखता, ये किस रिकॉर्ड, इनका कहना है 50 पर संख्या हो चुकी है अब तक। क्योंकि सिर्फ 2 कारण है, एक जिस महापुरुष ने मंत्र दिया है उनकी तपस्या पर मुझे कोई संदेह नहीं, और उसकी कई घटनाएं हैं, क्योंकि समय कम मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं कई चीज अनुभव की। एक छोटी घटना बताऊंगा जिससे आप समझेंगे कि किस प्रकार के सिद्ध पुरुष थे वो। एक बार उनसे मिलने के लिए रशियन अम्बेसडर आया, और रशियन अम्बेसडर के कोई चित्र लगा हुआ, उसको देखकर अपने साथी रशियन में बोला, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार की एक बिल्डिंग रशिया में भी है और उस शहर से इतनी दूरी पर है। और परमाचार्य ने जो इंटरप्रेटर था उसे कहा इन सब गलत कह रहे हैं, वो स्थान जहां से कह रहे उसके उत्तर की दिशा में है और करीब 25 किलोमीटर दूरी पर है। उसको विश्वास नहीं हुआ कि दोनों रशियन बात कर रहे हैं, और स्वामी जी संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मलयालम जानते हैं, लेकिन रशियन तो नहीं जानते। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उसने अम्बेसडर से कहा कि साहब स्वामी जी बात कह रहे हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ, बड़ी पुरानी बात, लेकिन तभी अम्बेसडर के पास अपना सैटेलाइट फोन होता था, उस सैटेलाइट फोन लगाया और रशिया बात करी और पूछा, उन्होंने कंफर्म किया, यस स्वामी जी कह रहे हैं वो सही है, आपको भ्रम हुआ है। जब उसने कहा, पूरे लोग दंग रह गए कि बिना जाने हुए ये रियल सिद्ध पुरुष हैं कि इन्होंने रशियन सुनी बात को और उसकी गलती बता दी, ये गलत है। तो ऐसे महापुरुष बताए मंत्र, इसके कार्यकुशलता में मुझे कोई संदेह नहीं। ईश्वर न करे कभी आप इसकी अवस्था पड़े प्रयोग करने की, लेकिन अगर कोई आदमी आता है आप पास, वो परेशान है, आप उसको बता सकते हैं। तो मेरी कामना है तो आपको खुद अब कभी प्रयोग न करना पड़े। जी जी, जहाँ तक स्वयं करे या जहाँ तक सुनता रहे। जिस महिला का मैंने जिक्र किया है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने बेटे से कहा कि इसको एक म्यूजिक सिस्टम डाल दो, वो लेटी रहती उनके पास 24 आवर बजते रहता था, सोने पर ही बजता रहता था। ये तो वाइब्रेशंस हैं। देखिए संस्कृत भाषा की विशेषता है, आप जब दंत कहेंगे तो तभी कह पाएंगे जब आप जीभ दंत को टच करेगी, उसके पहले नहीं निकलेगा।
तो जो जो जैसे वाइब्रेशन निकलने चाहिए, शरीर के जिस अंग को पुश करना चाहिए, वो वाइब्रेशन वहां पहुंचते हैं। और ये विशेषता केवल संस्कृत में है। मेरा दुर्भाग्य रहा कि शुरू संस्कृत वो भेज दिया गया साइंस साइड में, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया। अब बुढ़ापे में आने के बाद कुछ कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, और अब लगता है कितना चीज छूट गई। फिजिक्स में जाता, अगर शुरू संस्कृत पढ़ेगा कहाँ कितना सौभाग्यशाली होता है। जैसे आप महापुरुष बैठे हुए हैं, ये सौभाग्यशाली लोग हैं, जब शुरू से पढ़ लिया। अब मैं बहुत लेट स्टेज कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बूढ़े तोते पढ़ाई नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो और सुन लेता हूँ, उस पर मनन करता हूँ और देखता हूँ सही है। तो एक तो ये मंत्र हो गया, जो किसी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज हो, कैंसर या दूसरी। और अगेन मेरी प्रार्थना है, ईश्वर कभी आपको प्रयोग करने की अवस्था न पड़े, लेकिन अगर कोई और आदमी है, कोई दुखी आत्मा है, आप उसकी सहायता के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा पहला आपसे प्रॉमिस था, पूरा किया मैंने। दूसरा है, मैंने कहा तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, और क्यों बात है इसको संस्कृति ज्यादा उत्साही हो रहा है तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप देखिए उनकी कुंडली में विवाह का योग है भी कि नहीं है। अगर विवाह का योग है ही नहीं तो उसको भूल जाइए। लेकिन अगर विवाह का योग है तो अथर्ववेद का एक मंत्र है, लेकिन उसको पढ़ने की विधि बताऊंगा आपको। हालांकि आचार्य साहब बोले बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं इसका विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है, सुना है, बताता हूँ। अथर्ववेद मंत्र पहले ऐसे एजिटिव लगा दो, और मैं भी शुरू बता देता हूँ, इसकी चर्चा करता हूँ। ये मंत्र है जो, लेकिन अभी इसको मत, अभी क्लिक मत करिए, ठहर जाइए ठहर जाइए। ये जो मंत्र ऐसा लिखा गया है, इसका अर्थ पढ़ लीजिए पहले आप। लेकिन ये मंत्र इस तरीके से काम नहीं करेगा, कि वेद की एक परंपरा है, और इसको श्रुति बोलते इसीलिए कि प्रत्येक मंत्र में कहीं कोई कोई पासवर्ड लगा हुआ है। जब तक उस पासवर्ड को नहीं डालेंगे, वो काम नहीं करेगा। कहीं पे ओम, कहीं भू, कहीं भूहा, कि ओम भू हुआ स्व, कहीं कुछ और, कहीं न कहीं कोई चीज छूटी हुई है, वो जान के छोड़ी गई, इसको डालना पड़ेगा। तो इस मंत्र को प्रयोग करने का तरीका है। ये पूरा एक तो पहले कन्या स्वयं पढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, पूरा पढ़ने के बाद में यो वराह प्रतिकाम्य, उस करके 2-3 सेकंड का गैप, फिर कहीं नमः, तो नमः इसमें ऐड किया जाएगा। ये इसका है प्रयोग। वो थी पहले थ्योरी, ये है वो प्रयोग। तो इस मंत्र को इतना पढ़ने के बाद में जब नमः जोड़ेगी, तो देखा यह गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर उनका विवाह हो जाता है। तो बड़ा सुंदर सा है। मैं आप सबको आता ही, सभी संस्कृत आदि पढ़ाने की जरूरत किसी को नहीं है, तो मैं इसको प्रोनाउंसिएशन पे गौर नहीं करूंगा कि कैसे पढ़ेंगे, सब पढ़, मैं मान चलता हूँ सभी पढ़ लेंगे। जहाँ पे मुझे आशंका होती है वहाँ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ जानता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही चीज है कि 2-3 सेकंड का गैप, फिर नमः। किसी को शंका तो नहीं इसके बारे में? ये भी बाकायदा कि सिद्ध पुरुष का बताया हुआ है, और इसको भी आजमाया हुआ हम लोगों ने। अगर विवाह का योग है तो उसमें विवाह को शंका नहीं होती। देखा गया है 3 से 6 महीने के अंदर उसका विवाह फिक्स हो जाता है, और अगर संयोगी नहीं बिल्कुल, तो ये काम नहीं करेगा। नहीं, जैसा है वैसे ही पढ़ना है। मैंने पहले दिन कहा था, जैसे कि यथा षडाक्षर और पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय एंड नमः शिवाय, दोनों का तात्पर्य अलग अलग है। ऋषियों ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि बेवजह कर दिया हो। ओम नमः शिवाय जो पढ़ते हैं, ये मुक्ति का मंत्र बन जाता है, और नमः शिवाय भुक्ति का मंत्र है। तो ओम कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना, ये ऋषि ने बहुत सोच पहले रखा हुआ है। और इसीलिए अक्सर कहा करते थे कि गृहस्थी तो ओम पढ़ना ही नहीं चाहिए, और बहुतों मना किया था उन्होंने। देश काल पात बदल गया, इस पर चर्चा नहीं कर सकता मैं, लेकिन ओम बहुत ही सैक्रेड चीज है, हर समय पर हर जगह पढ़ने वाली चीज नहीं है। तो जब तक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो, आप ओम नहीं लगाएंगे। क्लियर बात है? तो इस मंत्र को सिर्फ एक ही चीज ऐड होगी, वो है नमः, वो भी बाद में, और थोड़ा गैप दे करके, और कन्या स्वयं करेगी। उसके बिहाफ पर माता बहन और दूसरा नहीं कर सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो न करे, लेकिन ये मंत्र से स्वयं ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक। अब इसका एक दूसरा मंत्र है रिवर्स, एक बाला कम से कम। देखिए 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 × 9 108 हो गया। हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसके एक एक 4 चरण है, 27 × 4 108 हो गया। तो बिना 108 के कोई काम होता ही नहीं। अब एक और किसी अगर
कन्या को कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो एक मंत्र उसके लिए, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रिंग बड़ा क्लियर है, कन्या स्वयं पढ़ेगी, उसके बिहार पर कोई नहीं पढ़ सकता। ये नहीं कोई संकल्प लेके दूसरा उसका में नहीं पढ़ेगा। सिंपल समझ देखा होगा, अगर आप पूजा में पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन परिहार के तौर पर ये केवल कन्या ही पढ़ेगी, इसलिए फॉर एंड बाय फीमेल ओनली है ये। परिहार के तौर पर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कन्या स्वयं ही पढ़ेगी, उसके बिहार पर कोई दूसरा नहीं पढ़ता, और पुरुष तो कतई नहीं। आप समझने के लिए पूजा के लिए पढ़ें, लेकिन परिहार के लिए नहीं करें, अन्यथा जो मैंने पहले कहा कोबरा इफेक्ट वो हो जाएगा। तो कोबरा इफेक्ट से बचना है तो कोई पुरुष न करे इसको। अब इसके पश्चात हम वापस आते हैं भावात भावों पे, आज की ज्योतिष चर्चा पे। ये मेरा आपसे जो पुराना आश्वासन था पूरा हुआ। अब मैं आज के सब्जेक्ट पे आता हूँ। जी जी श्रीमद जैसा लिखा वैसे रहेगा, जो लिखा है वही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जैसा लिखा वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन महिलाएं पढ़ेंगी, पुरुष नहीं पढ़ेंगे। आप पूजा में पढ़ सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं, परिहार के तौर पर नहीं पढ़ेंगे आप। परिहार के तौर पर महिलाएं पढ़ेंगी, और पूजा में आप पढ़ना चाहे आप भी पढ़ें, स्वतंत्र है, उसके लिए अंतर हो जाता है कि इस भावना से पढ़ना है। अगर आपके मन में इच्छा है परिहार हो इस समस्या का, तो उसमें आप नहीं पढ़ेंगे, महिलाओं के लिए दुर्ग ही रहेगा बिल्कुल। जो लिखा शिव को मैं बाकायदा ठोक भी, आपके पहले दिन में एक लिखा था, लोग शंका की सही नहीं है, फिर मैंने अगले दिन ला के दिखाया था ऐसा ही है। तो जो लिखा है इसमें कोई शंका नहीं। न केवल वर्तनी देख ली गई है, इसका प्रयोग करके देख लिया गया है। उसके पश्चात आपको दे रहा हूं मैं बताने, साइंस का आदमी किसी चीज जब तो उस पर एक्सपेरिमेंट में कोई विश्वास नहीं करता हूं। जिसके बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं, कम से कम 10-15 वर्ष लगातार इसका फल देख लिया गया, तब से कहा जा रहा है आज, तो कोई शंका वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे सब्जेक्ट पर, भावात भावम पे। जैसा मैंने पहले दिन कहा था, अक्सर क्या होता है, हम भावात भावम समझते हैं कि कहीं जो ग्रह बैठा उससे उतने घर और आगे देख लिया गया और उसका फल देख लिया। इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। जैसे कोई ग्रह छठे घर में बैठा हुआ है, और उसमें दो विशेषताएं तुरंत हो गई। एक, वो पांचवें घर से दूसरा है, लेकिन दूसरे घर से पांचवा है। तो जिस आप दूसरा और पांचवा इन दोनों के गुणों को छठे घर में जोड़ेंगे, तब उसका जो फल आएगा वो सही फल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर छठे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ, उदाहरण दे रहा हूं उसमें भी, उसमें क्या होगा कि ये पांचवें घर से दूसरा हो गया, लेकिन दूसरे घर से पांचवा हो गया। तो इसका फल निकालना होगा, तो आपको दूसरा, पांचवा और छठा इन तीनों कंपोनेंट जोड़ना होगा, प्लस वो ग्रह जो वहां बैठा हुआ है। तो ये चार कंपोनेंट जुड़ेंगे तब सही फल आएगा एक दृष्टिकोण से। और ऐसे और सारे कंपोनेंट अभी दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैंने एक आपको गीता का श्लोक सुनाया था, जिसमें 3 आउटर प्लैनेट बात की गई थी। धूमेन आवृते वन्ही, मेरा ये शनि से जुड़ा हुआ है। यथा आदर्शः मलिनचा, संधि विच्छेद कर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें लिखा होगा यथादर्शो मलिनचा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। संधि विच्छेद इसलिए किया भाई, सब जगह बोलना होता है, हर आदमी पढ़ नहीं पाता, इसे ऑलरेडी संधि विच्छेद कर दिया गया है ताकि हर एक पढ़ने में सुविधा हो। अन्यथा जो गीता उठाएंगे उसमें संधि करके लिखा हुआ है, यथा दर्शो मलिनचा होगा। यथा उल्वेन आवृता गर्भा तथा तेने इदम आवृतम, उसमें लिखा तथा तेने इदमावृतम। तो आप पढ़ना चाहे उसे पढ़ें, लेकिन विच्छेद सिर्फ और उनके लिए किया गया जिनको नहीं आता है, जो संस्कृत जानना चाहते हैं लेकिन विचारों को नहीं आती, उनकी सुविधा के लिए। तो इसमें पहला ग्रह था शनि, दूसरा गया मंगल, और तीसरा आ गया था बृहस्पति। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि जब कभी भी ये अपनी विशेष दृष्टियों से लग्न को प्रभावित करते हैं तो विशेष फल देते हैं। तो आज समय कम है चूंकि, तो त्रिपाठी ने कहा है, तो उसको देखते हुए मैं आपको सिर्फ एक ग्रह की चर्चा करूंगा, मंगल की। मंगल पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से आदर्श पर मल पड़ जाता है और छवि धूमिल हो जाती है, और उसको पुरुषार्थ के माध्यम से, थोड़ा परिश्रम के माध्यम से उस मल को हटाया जा सकता है और उस आदर्श को पुनः चमकीला बना सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि हमारे कर्मों में जब जब पुरुषार्थ की कुछ कमी आती है, तो जो फल आना होता है धूमिल हो जाता है, मलिप्त हो जाता है। उसको कैसे ठीक किया जाए उसकी चर्चा करेंगे। अब शनि की बताया था हमने उस दिन आपको कि विशेष दृष्टियां चौथी और आठवीं क्यों होती है, मैं इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं कि चौथी दृष्टि क्यों है, आठवीं दृष्टि क्यों है।
और उनके में फलों में अंतर क्या है, ये भी चर्चा कर चुका हूं मैं। अब अष्टम दृष्टि देखिए, अगर आप काल पुरुष की जो लग्न है मेष राशि, वो मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और अष्टम राशि भी इसकी अपनी राशि है। तो जब मंगल अपने मूल त्रिकोण से वृश्चिक राशि की देखता क्या करता है, ये दो भावों को एक साथ जोड़ रहा है। यानी मंगल में वो सामर्थ्य है कि प्रारंभ और अंत दोनों को जोड़ सके। जीवन प्रारंभ है और अष्टम भाव मृत्यु है, तो दोनों को जोड़ने की, फिर फल को परिवर्तित करने की क्षमता मंगल के अंदर है। यह उसकी अष्टम दृष्टि कहती है। जब कहीं भी मंगल किसी भाव को अष्टम दृष्टि देखेगा तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। उदाहरण के तौर पर किसी कुंडली में मंगल दसम स्थान में है, अब वो दसम स्थान से बैठ करके पंचम को आठवीं दृष्टि देखेगा। अब पंचम और दसम को उसने जोड़ दिया, ठीक, कुछ कंपोनेंटों को भी छोड़ रहा हूं, आगे लूंगा उसको। अब इसमें क्या होगा, वो पंचम और दसम को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मैंने दो भाव जिनको जोड़ता हूं उनको बैलेंस करने का प्रयास करता है। जब तक आपका जीवन है तब तक मंगल आपको लग्न के माध्यम से जुड़े रहेगा, और जैसे ही जीवन समाप्त होने लगेगा, आपने पहला पुरुषार्थ किया मंगल के माध्यम से, आपने पहली सांस ली संसार में आए, और अंतिम पुरुषार्थ किया जब अंतिम सांस छोड़ दिए, संसार को छोड़ दिया। तो इन दोनों श्वासों के बीच मंगल आपके पुरुषार्थ को बैलेंस करता है, और आठवीं दृष्टि दिखा रही है कि वो बैलेंसिंग कैसे हो। अगर मंगल आपका दसम स्थान बैठा हुआ है तो जब जब आपका दसम बहुत प्रबल होगा तो पंचम थोड़ा सा डाउन जाएगा, और या ऐसा होगा दोनों मध्यम लेवल चलते रहेंगे। लेकिन अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर जाएगा तो दूसरे को डेंट पड़ेगा। तो ये मंगल अष्टम दृष्टि दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो इसलिए मंगल की ये अष्टम दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी दृष्टि के अनुपात में या सात्विक अनुपात अष्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मंगल को देखिए, सबसे पहले आप नजर जानी चाहिए इसकी अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ रही है। जहां पर अष्टम दृष्टि पड़ रही होगी, तो जहां पर बैठा हुआ और जहां पर अष्टम दृष्टि पड़ रही, उन दोनों बीच कोई सामंजस्य बना रहा होगा, और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जातक उस सामंजस्य को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा। उदाहरण दिया था मैंने पिछली बार कि अगर सातवें स्थान मंगल बैठा हुआ है तो अष्टम दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस में, ऐसा जातक एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेगा अपने आप में और पत्नी के बीच में और परिवार के बीच में, और अक्सर उसके लिए पुरुषार्थ उसको ही करना पड़ेगा, और वो परिवार के बीच की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अवश्य पूरा करेगा। परिवार से मिले न मिले, कुटुंब से मिले न मिले, लेकिन वो जातक कुटुंब के उसके जो भी दायित्व हैं उनको पूरा करेगा, क्योंकि मंगल उसको पुरुषार्थ करने प्रेरित कर रहा है। एक सामंजस्य बैठाएगा, एक तरफ पत्नी को समझाएगा ठीक ऐसा नहीं है, और एक तरफ कुटुंब को समझाएगा, और कोशिश करेगा कि दोनों के दायित्व पूरे हो जाए, दोनों ही संतुष्ट हैं, कोई दुखी न होने पाए। इसी और भी है, लेकिन जो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा इसको जम करूंगा। सीधे आते हैं, कोई एक स्पेशल के देख लेते हैं। सीधा एक एग्जाम्पल लो, छठे भाव के 4:45 हो रहा है, 15 मिनट कह देंगे त्रिपाठी की बंद करो। तो अब इतने मनीषी बैठे हुए इनके सामने मेरा साहस नहीं हो रहा कि मैं दुस्साहस करूं। लेकिन एक उदाहरण देता हूं, एक और आएगा। मंगल और शनि दोनों ही कर्म कारक हैं। अंतर क्या है, मंगल आपको थोड़ी स्वच्छंदता देगा कर्म करने की, शनि अपरिहार्य कर्म कराएगा आपसे। तो अपरिहार्य और स्वच्छंद के बीच जितना अंतर है उतना ही मंगल और शनि के बीच में। दोनों ही कर्म के ग्रह हैं, दोनों ही कर्म कराते हैं, लेकिन मंगल थोड़ा आपको लैटिट्यूड देता है, शनि किसी प्रकार की कोई आपको स्वच्छता देगा, सीधे जो काम कराना करता रहेगा। शनि बाधित करेगा, मंगल नहीं करेगा। अब इसको छोड़ो शनि, अब हम एक उदाहरण लेते हैं आपको, मंगल अगर छठे स्थान में तब क्या होगा। एक उदाहरण देकर के अपनी बात को क्लियर करूंगा। अगर मंगल छठे भाव में तो क्या क्या फल होने की संभावना है उनको देखते हैं। बस ये 15-20 समय है, उसमें इतना ही पूरा हो पाएंगे। एक तो जब मंगल छठे भाव में आ गया तो व्यक्त बैठ करके मंगल छठे भाव में ये लग्न को देखेगा अपनी अष्टम दृष्टि से। जैसे अभी कहा, जब भी अष्टम दृष्टि जहां पड़ेगी कोई विशेष बात हो जाएगी। तो ऐसे जातक को छठे भाव से संबंधित जो जो फल हैं और लग्न संबंधित उनके बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और ऐसे जातक को निरंतर पुरुषार्थ करना होता है, निरंतर, तभी जाकर के वो सामंजस्य बैठेगा। तो आप ये मान चलिए जिसका भी मंगल छठे स्थान बैठा हुआ, ऐसा जातक निरंतर कर्म करने वाला होगा और जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करता रहेगा, उसको रोकने वाला कुछ नहीं। और प्रारंभ ऐसा होता है, एक उसके मन में हिचकिचाहट होती कर्म कर,
उसको प्रेरित करना होता है। लेकिन एक बार वो सीख लिया फिर वो उसका कार्य चलता रहता है, फिर वो काम को रोकना विलंब करना छूट जाता है। और एक बार प्रारंभ करके फिर लगातार कार्य करते रहते हैं तो आपको जातक को वॉच करना होगा। प्रारंभ में जब छोटा है प्रेरित करना होगा, वे कर्म कर दो। एक बार उसकी गाड़ी चल पड़ी, अगर जैसे कोई किसी गाड़ी पहिया गड्ढे में पड़ा हुआ है, जब तक गाड़ी घूमता रहेगा, इंजन चलाते नहीं घूमता रहे, लेकिन एक बार गड्ढे बाहर निकाल दिया आपने, फिर गाड़ी अनवरत चलती रहेगी। तो उसी प्रकार से जिस जातक का भी मंगल छठे भाव में है, उसको एक बार प्रेरित करना पड़ेगा कि आप काम करो, आप कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है। जैसे जामवंत ने कहा हनुमान जी से, अरे भाई तुम ही कर सकते हो, मैं सामर्थ्य है, उठ के खड़े हो गए। भाई हनुमान जी हमें मंगल के प्रतीक, उन्हीं के देवता है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक उस जातक जिसका मंगल छठे स्थान में है, उसको कोई बताने वाला चाहिए कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप कर सकते हैं, आप इसको करिए। एक बार उसको आ गया फिर अनवरत काम करता रहेगा। दैट इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, अब मंगल जी का छठे भाव बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति के जातक के शत्रु होते नहीं, अगर होते हैं तो टिकते नहीं है, शत्रुहंता हो जाता है। और ऐसे जातक शत्रु से भी धन संपत्ति अर्जित करते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में जब किसी राजा के यहाँ कोई राजकुमार पैदा होता जिसका मंगल छठे भाव होता था, तो बड़े प्रसन्न होते थे, ये दूसरे राजाओं का भी टेरिटरी को जीतेगा, उसको अपने राज्य में जोड़ लेगा, बढ़ाएगा राज्य को। तो ऐसे जातक लगातार, और इसीलिए साउथ में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो जब आपके मंगल चंद्रमा से गोचर में मंगल छठे जाए, आप मुकदमा डाल दो, आप जीतोगे। नॉर्थ के लिए भी सही है, अगर आपका प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट है, आपने मुकदमा डालना है, बड़ा सिंपल तरीका है। जब गोचर में चंद्रमा से मंगल छठे स्थान पे आए, जैसे मान लीजिए आपका वृष राशि है, तो जिस समय पर तुला में आ जाए चंद्रमा, उससे छठे स्थान में आ जाए, आप मुकदमा डालिए, आप जीतेंगे। तो ये छठे स्थान के मंगल की विशेषता है। और अगेन मैं ये गोचर की बात कर रहा हूँ, प्रश्न मूल्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो जब कभी गोचर में चंद्रमा से मंगल छठे जा रहा हो, उस समय पर आप संपत्ति संबंधित कोई मुकदमा हो, कोई एक्टिविटी करनी हो, आप करिए, आप सफल रहेंगे। लेकिन ऐसे जातक को कम से जीवन में 1 या 2 बार शल्य क्रिया करानी पड़ती है, और उसके शरीर पे किसी न किसी घाव का निशान होता ही होता है। नेचुरल हो, ऑपरेशन हो, चोट लगने से हो, या युद्ध में हो। अब युद्ध होते नहीं है, राजा महाराज बड़े प्रसन्न होते, इसके इतने घाव लगे हुए हैं, राणा सांगा है, बड़ा वीर है। अब तो नहीं होता है, लेकिन अभी भी अगर कहीं मंगल छठे स्थान में है तो आपके शरीर में कहीं के निशान जरूर होगा। अगर नहीं है तो आपकी कुंडली गलत बनी है, फिर मंगल छठे स्थान नहीं है। ये ध्रुव सत्य है। आगे मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ, जम करते, जहाँ पे आपको शंका हो पूछ लीजिए, रुक जाऊंगा, लेकिन अन्यथा मैं थोड़ा तेज चलूंगा। मैं इसको पहले बुला के लाना था, मंगलाचरण से पढ़वाना था, स्वयं पढ़ दिया। ये कन्या बहुत ही विदुषी है, और इसे बात करें, सुबह बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। ईश्वर ऐसी कन्या सबको दे। इसको आगे बढ़ाना। अब आते हैं यहां से कारकत्व में। छठे भाव का मंगल, ये पांचवें का दूसरा, दूसरे का पांचवा है। अब इसमें जातक क्या विशेषता हो जाएगी। और जब भी कोई कुंडली देखिए, एक आप सूत्र बता रहा हूं, अगर उसकी लग्न कुछ भी हमारी सिंह लग्न है और उसके साथ कहीं भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसको ये भी मान के चलिए कि ये काल पुरुष साथ कहां बैठा हुआ है, काल पुरुष के साथ कहां पर बैठा हुआ। जब दोनों को सामंजस्य मिलाएंगे, यानी काल पुरुष का और उस कुंडली का, तब रिजल्ट सही आएगा। अगर आपने केवल एक ही देखा, सिर्फ वो कुंडली देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी के यहाँ पर शुक्र छठे स्थान बैठा हुआ है, अब आपके लिए मान लीजिए कुछ का भी है वहां पर, लेकिन काल पुरुष देखे तो नीच हो जाएगा। अब इसमें सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि असली फल किसका होगा। फल मीडियम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, उच्च का फल नहीं रहेगा, नीच का भी नहीं रहेगा, मध्यम हो जाएगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से वो नीच का हो गया। और इसीलिए जो लोग नाड़ी से फल देखते हैं, जब भी देखते हैं कि शुक्र नीच का हो गया है, उसको कुंडली बेकार बता देते हैं। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है भावार्थ नाकर का, कि दाम्पत्य जीवन अच्छा कैसे होगा। रेडी है क्या दाम्पत्य जीवन में भावार्थ नाकर का, लगा दिए तो, वरना मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। लगा दिए, देखिएगा इसमें। पाप रह संबंधा
कलत्राधिपति यदि, नहीं पाप ग्रह का संबंध अगर कलत्र के अधिपति से हो जाए, सेवंथ लॉर्ड से हो जाए, पहला सूत्र दिया उन्होंने। कुटुंबे सप्तमे वा संस्था पाप ग्रह दी, कुटुंब स्थान में या सप्तम स्थान में अगर कोई पाप ग्रह जाए। लाभम गतो शुक्र, शुक्र नीचम गतो पे हुआ, सप्तमाधिपति षष्ठे वैच संस्था यदि, और सेवंथ लॉर्ड सिक्स में हो, एट्थ में हो या ट्वेल्थ में आ जाए। अगर ये चारों कंडीशन लागू हो रही तो ये आप निश्चित समझ सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं हो सकता। तो इसमें एक जो उन्होंने लिया है शुक्र नीचम गतो पे हुआ, तो उन्होंने इसलिए लिया है यहाँ पर कि काल पुरुष से जब लेंगे तो सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स में जाएगा तो अपने आप कन्या में पहुंच जाएगा, नीच हो जाएगा। इस सूत्र को उठा करके उन्होंने इसमें डाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई कुंडली देखें तो ये भी देखें कि अगर एक काल पुरुष के हिसाब से ये राशि में क्या फल देने वाली है और दोनों को जोड़ दें। जैसे किसी का बृहस्पति दसम स्थान बैठा हुआ है, अब काल पुरुष से वहां पर नीच का हो गया है, और हो सकता है उसकी तुला लग्न हो तो वहां उच्च का हो गया है, ठीक है ना। अगर तुला लग्न हुई आपको उच्च का दिखेगा, लेकिन फल में कहीं ना कहीं पे काल पुरुष जो नीचत्व आ रहा वो ही जुड़ जाएगा। अब आपको रिजल्ट क्या देना पड़ेगा कि भाई आपको अपने अहंकार को कम करने की आवश्यकता है। अगर आपका अहंकार बढ़ता रहा तो आपको अवश्य हानि होगी। आपके मन में कहीं न कहीं पर अहंकार बढ़ा हुआ, गुरु के प्रति, पिता के प्रति श्रद्धा में कुछ कमी है। समर्पण करना सीखिए, बिना श्रद्धा के पूरा ज्ञान मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा ज्ञान मिलेगा नहीं। आपके अंदर अहंकार की मात्रा काफी है, इसको कम करिए। अब अदरवाइज देखेंगे तो बड़ा अच्छा बृहस्पति बैठा हुआ है, लेकिन मेरा अपना देखा हुआ है जब भी बृहस्पति दसम स्थान में आता है ऐसे लोग ये सुनना नहीं चाहते और तब तक भटकते रहते जब तक उनको कोई योग गुरु मिलके ये बाध्य न करे कि भाई समर्पण करना सीखो, श्रद्धा से बात करना सीखो। अगर श्रद्धा और समर्पण दो चीजें आ गई तो उनका आगे चल जाता है। तो अगला पॉइंट आ गया इसमें। तो ऐसे जातक भूमि, अचल संपत्ति इत्यादि बुलंदियों को, इनकी बहुत सारी चीजें होंगी उनके पास, भूमि होगी, अचल संपत्ति होगी, क्योंकि इसमें कारण हो रहा है कि दूसरे का पांचवा है, दूसरे के जो भी फल आ सकता है सामने, पंचमस्थ होकर वो मिलेगा, और पंचम की वृद्धि के जो फल आना चाहिए वही मिलेगा। दोनों को जोड़ दीजिए आप। प्रायः गलती होती है, हम कहते हैं सिर्फ पांचवें का दूसरा, मैंने इसमें जो ऐड किया है कि दूसरे का पांचवा भी है, और जब दोनों को जोड़ दिया फल मॉडिफाई हो गया। और इसलिए आ गया जातक तकनीकी शिक्षा में पारंगत होगा। अगर आप पूछे कि मैं मंगल छठे में क्या पढ़ूं तो भी बेटर होगा आप तकनीकी शिक्षा में जाएं। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे उतने सफल नहीं होंगे। एक सज्जन थे, वो दूसरी लाइन चले गए और अल्टीमेटली उन्होंने कई वर्ष खराब करने के चेंज करना पड़ा, फिर टेक्निकल लाइन में गए और अल्टीमेटली काफी ऊपर गए, लेकिन जीवन के वो वर्ष उनके व्यर्थ हो गए। तो जब भी मंगल छठे स्थान जाए वो आपको बाध्य करता है कि टेक्निकल साइड में जाएं आप और उसमें कोई अच्छा करें। और पुराने जमाने में राजा महाराज थे, उनकी कला भी टेक्निकली होती थी, अब तो नहीं होती है, लेकिन दुर्घटनाओं की संभावना रहेगी। कारण वही है कि जो जो लिखा था उन्होंने, राजा महाराज कुंडली बनाई कि जब मंगल छठे स्थान में युद्ध में तो जाएगा, एक आधा चोट तो लगेगी। लेकिन आज भी देखा जाता है अगर मंगल छठे स्थान में है, आप युद्ध में नहीं भी जा रहे हैं, तब भी आपके कहीं न कहीं चोट लगने की संभावना बनी रहती है। फल को और बढ़ा लिए, घटा लिए, लेकिन ये बेसिक फल तो रहेगा। बेसिक फल ये है कि आदमी को कोशिश करता है कि आदमी को पुरुषार्थी बनाए, बड़े से बड़ा पुरुषार्थी बनाए और पराक्रम दिखाए इसका। और पराक्रम दिखाने के तरीके, जैसे अब उसको आपने अच्छा प्रश्न कर दिया, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अगर ऐसे आदमी का मलि बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है और उसको लगातार बढ़ा करके वो टीचर फिलोसफर बनाना चाहता है और मंगल लगा छठे स्थान, तब क्या होगा? ऐसा आदमी फिर वाद विवाद में पारंगत होगा और जब तक उसे सफल नहीं होगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। आपने कहानी सुनी, बनारस की कहानी है कि कात्यायन जिसे वाद विवाद करने के लिए आए पतंजलि जी, हार गए, चैन नहीं पड़ा, वापस गए विंध्यवासिनी और तपस्या की, फिर लौट के आए। तो ये कहां से हुआ? यानी पराक्रम दिखाने की चेष्टा है। तो अगर आप उस क्षेत्र में पहुंच गए, गुरुवत हो गए, आचार्य हो गए, फिर ये अपने आचार्यत्व को सिद्ध करने की इच्छा रहेगी, तो ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। तो जिन जिन का बृहस्पति बहुत प्रबल होगा, बुध भी प्रबल है, तो विद्या के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन वहां पर भी वाद विवाद के द्वारा अपने सिद्ध करने की इच्छा रहेगी और उसको करके मानेंगे। पतंजलि की उदाहरण सामने आपके है। एक अच्छा प्रश्न आपका, धन्यवाद।
दूसरी बात है, ऐसे लोग अक्सर उन विभागों में काम करते हैं जो इसी प्रकार के सब्जेक्ट कनेक्टेड हों। जैसे मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के जज हो गए, अगर आपका राजयोग बहुत प्रबल है और राजयोग बिल्कुल नहीं है तो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल काम तो कर रहे हैं, लेकिन एज चपरासी आप वहां पहुंच तो गए, क्षेत्र में उसी पहुंच गए, लेकिन किस लेवल पे हैं वो अलग रहेगा। क्षमता क्या है आपकी, अगर राजयोग प्रबल है तो वहां के पीठासीन अधिकारी बन जाएंगे, अन्यथा आप वहां पर फाइल पहुंचा रहे हैं, पानी दे रहे हैं लोगों को, वो काम करते रहेंगे। ऐसे जातक शल्य चिकित्सा में ही काम कर सकते हैं, अच्छे सर्जन हो सकते हैं, ये उसका दूसरा मॉडिफिकेशन आ गया। लेकिन अगर राजयोग नहीं है तो पता लगा खाली आप ऑपरेशन थिएटर अंदर हैं, आप चाकू पकड़ा रहे हैं डॉक्टर को, है तो उसके अंदर ही काम वही कर रहे हैं, लेकिन चाकू पकड़ा रहे हैं, जो डॉक्टर है वो चाकू चला रहा है, ये अंतर आता है। तो किस प्रकार का राजयोग उससे मॉडिफाई होगा। छठे भाव का मंगल पांचवें का दूसरा, दूसरे पांचवें, केवल ये दिखा रहा है कि आपके अंदर अगर आपको जागृत किया जाए तो पुरुषार्थ करने की अतीव क्षमता है, आप कर सकते हैं और अपने को प्रूव करने की क्षमता है और प्रूव करेंगे। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, कितना बढ़िया राजयोग आपके अंदर, बहुत अच्छा राजयोग है तो उसका करेंगे, नहीं है तो कोई दूसरा हो जाएगा। ऐसे जातकों की संतान युवा होते ही अर्जन प्रारंभ कर देती है, बहुत जल्दी ही अर्जन प्रारंभ कर देते हैं। एक पर्टिकुलर केस मैंने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग, उनको कुंडली में यही था, हमने कहा आपका बेटा बहुत जल्दी कमाएगा। उन्होंने कहा इतनी क्या कमाए, मैं तो चाहता ही नहीं कुछ करे, लेकिन 16 वर्ष होते ही SCRMS का सिलेक्शन हो गया। अब तो शायद समाप्त हो गई सर्विस, उसमें क्या होता, 16 वर्ष में आपको भर्ती कर लेते, उसी दिन आप क्लास 1 अफसर हो गए। फिर गवर्नमेंट इंडिया रेलवे में आपको ट्रेन करके बढ़ाती थी, अल्टीमेट पोस्ट करती, लेकिन आप 16 वर्ष से ही आप वहां हो गए, वैसे निश्चित हो गया आपका। तो जब भी मंगल छठे भाव में आएगा तो आपकी जातक की क्षमता, उसकी संतान को क्षमता देगा कि बहुत ही अर्ली स्टेज से वो अर्निंग शुरू कर दे। लेकिन मंगल कठोर भी है, तो ऐसे जातकों की संतान की वाणी में कुछ कठोरता और कभी उदंडता आ जाती है, उनको उसको गाइड करने की जरूरत है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि वाणी में उदंडता नहीं है, कठोरता भी नहीं है, तो वाणी में कुछ दोष आता है, जैसे हकलाहट है या रुक के बोलना है, उस प्रकार का दोष आता है। तो ये हुआ संतान के बारे में। तो ये हुआ हमारे पांचवें का दूसरा और दूसरे का पांचवा ये फल का। अब अगला लेते हैं। अभी छठा भाव तीसरे का चौथा है, लेकिन चौथे का तीसरा भी। अब इन दोनों फलों को जोड़ना होगा। प्रायः गलती क्या होती है, अब खाली चौथे का तीसरा जोड़ लेते हैं और कहानी खत्म कर दी। मैंने इसमें नया कंपोनेंट डाला है, ये अगर चौथे का तीसरा है तो तीसरे का चौथा भी है। और जब दोनों फलों को जोड़ेंगे और साथ में जोड़ेंगे कि मंगल काल पुरुष का लग्नेश है और अष्टमेश भी है, तो जो जो फल मैंने अब तक बताए हैं उनमें एक चीज जो नहीं कही मैंने वो ये थी कि काल पुरुष का लग्नेश और अष्टमेश भी है, उसका फल भी साथ में चलेगा। और प्रत्येक कुंडली में काल पुरुष साथ में रहता है। उस कुंडली का फल और काल पुरुष का फल दोनों को जोड़ लेंगे तो बात आ जाती है। अब ये देखिए, ये तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ऐसे जातक की माता बहुत ही स्फूर्तिवान होगी, कर्मठ होगी, साहसी होगी, अपने कार्य में दक्ष होगी। अब ये इसमें विशेषता आती है जब आप इस तरह के दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। केवल तीसरे का चौथा है, चौथे अलग अलग जोड़ेंगे तो बात नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो माता का गुण भी सामने आ जाएगा। दोनों के साथ जोड़ने, तीसरे भाव चौथे भाव दोनों जोड़ दिया, और ये जो रिलेशनशिप है कि चौथे का तीसरा है और तीसरे का चौथा है, जब दोनों को जोड़ा तो आ गया माता के बारे में। फोर्थ हाउस फॉर मदर, और थर्ड से फोर्थ यानी पराक्रम का जो मातृत्व भाव है वो आ गया। अब दोनों को जोड़ दिया गया। साथ में क्या जोड़ा हमने, मंगल की क्रूरता, मंगल का अष्टम का गुण, ये तीसरा कंपोनेंट आ गया। अब रिजल्ट क्या गया कि माता साहसी है, दक्ष है, कर्मठ है, कार्यकुशल है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे वो क्रूर भी हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पे, प्रत्येक नहीं है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में अगर सब नॉर्मल है तो केवल इतना ही काफी, माता बहुत ही साहसी और अपने कार्य में दक्ष होगी। ठीक है, अगला लगा दीजिए। तो बाटी 2-4 मिनट और बस, विद योर स्पेशल परमिशन। अब ये किए, ये छठा भाव, बड़ा स्पेशल बात आ गई। ये 12वें भाव का 7वां है और 7वें भाव का 12वां है। तो जिन जिन का मंगल छठे भाव में, इस बात ध्यान से देखेंगे लोग, ये बड़ा विशेष गुण इसके अंदर आता है। इसके अंदर जब आप कंपोनेंट डालेंगे, मंगल का अष्टमेश होने का गुण और लग्नेश होने का गुण, तो क्या चीज, 4 चीजें सामने आई कि मंगल अष्टमेश और कालपुरुष लग्नेश है। और जिस कुंडली चर्चा कर रहे हैं उसके लिए ये द्वादश का सप्तम है और सप्तम का द्वादश है।
सप्तम स्थान जाय स्थान है, या आज की भाषा में कहूंगा स्पाउस के स्थान है। आई विल नॉट से वाइफ, क्योंकि पहले गलती करते हैं लोग, उसमें प्रॉब्लम आती थी, तो अब मैंने कहना शुरू कर दिया केवल ये स्पाउस के स्थान है, आपके साथी के स्थान है, जीवन साथी के स्थान है। जीवन साथी बेटर वर्ड। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए तो जातक को इन अपने जीवन साथी से वार्ता करने में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, और पर्टिकुलर महीने में जिस दिन उसका अति दुर्गम काल चल रहा हो। मैंने आपको कल या सैटरडे से बताया था कि अति महीने में एक दिन आता है अति दुर्गम काल। तो जब अगर जिस दिन आपको अति दुर्गम काल चल रहा है और मान लीजिए आपने अपने जीवन साथी के प्रति कठोर भाषा या बल का प्रयोग कर दिया, तो निश्चित तौर है कि उसने फौरन ही 100 नंबर डायल कर देना है, पुलिस का घर पे आ जाना है और आपका कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाना है। हालांकि ये तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको ले जाया जाए वहां पर तो अच्छी बात नहीं बनेगी। क्यों किसी बंधन में फंसे आप? ये तो कृष्ण का जन्म हुआ बंधन तोड़ने के लिए है, बंधन डालने के लिए। जैसे जन्म होता है बंधन टूट जाते हैं, तो एक आभास दिया जाता है कि कृष्ण होते ही जन्म बंधन काटने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर छठे भाव में मंगल है और आपने अपने जीवन साथी या कार्य के साथी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया या बल का प्रयोग किया, और उस दिन आपका अति दुर्गम काल चल रहा है, जो महीने में एक ही दिन आता है, 6 घंटे आए, 12 घंटे आए, 24 घंटे आए, लेकिन आए जिसकी गणना करना मैं आपको बता चुका हूं। अगर उस दिन आपने बल प्रयोग किया या कठोर वाणी का प्रयोग किया तो निश्चित तौर पर आप बंधन में होंगे, जिससे आपको फिर बेल करा के बाहर आना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल। जिनका भी मंगल छठे स्थान में है, इसमें एक विशेषता और आ जाती है मंगल के कारण से, कि जीवन साथी हो सकता है कि अपने परिवार के लोगों पर कुछ खर्च कर रहा हो। अगर आप पता लगता है तो इग्नोर करिए। मतलब अगर आप पुरुष हैं और पत्नी ने अपनी बहन के लिए, भाई के लिए कुछ व्यय कर दिया है, आपको पता लगता है, कभी प्रतिरोध मत करिए। अगर आप प्रतिरोध किया और गलती से वो दिन दुर्गम काल है या अति दुर्गम काल है, तो समस्या अवश्य खड़ी हो जाएगी। तो जानकर भी आप अनजान हो जाइए। कारण पूछें कोई इसमें कि स्पाउस का भाई बहन कहां से आ गए। छठा भाव कालपुरुष से देखेंगे तो कन्या राशि आती है, और कन्या राशि के स्वामी होता बुध। अब बुध बाकी तो आप सब जानते ही हैं किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। जातक अथवा जीवन साथी में किसी एक को फिजूल खर्ची की आदत होगी, वो धन के भी चिंतित नहीं होगा, दिखावा करेगा, लेकिन इसको जान करके भी आप अनजान बन जाइए। अब ये यहाँ पे एक संभावना है कि जातक स्वयं भी हो सकता है, तो 12th हाउस इन्वॉल्व है, आप स्वयं भी हो सकते हैं और जीवन साथी भी हो सकता है। आइदर वे इस चीज को इग्नोर करना ही उचित होगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही देवी चीज आ गई। ये छठा भाव अष्टम का एकादश है और एकादश का अष्टम है। अब दोनों को जोड़िए, प्लस साथ में मंगल का अष्टम भाव का कारक डाल दीजिए इसमें, तो जातक का जो अग्रज होगा, चाहे बड़ा भाई या बड़ी बहन हो, उसके किसी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। बिजली झटका लगे या कोई अन्य बड़ा कष्ट आ जाए, जब जीवन में घर में आग लग जाए, वो समस्याग्रस्त है, ऐसी कोई संभावना बनी रहेगी। इसको आगे बढ़ा दो, टाइम कम है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज और है, लेकिन अष्टम का एकादश है, ऐसे जातक को विरासत में संपत्ति मिलने की संभावना भी रहेगी। और आज के देश काल पात्र में ये विरासत शब्द है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहले मानते थे केवल पिता की साइड विरासत आएगी, आजकल ससुराल से भी आ जाती है, और कहीं कोई मित्र छोड़ जाता है, और जगह से भी तरीके आ गए हैं। बहरहाल ऐसे जातक को अनायास संपत्ति मिलने की संभावना बनी रहेगी। ऐसी संपत्ति कहीं रुकी हुई थी, कहीं बहुत दिनों बाद मिलेगी, लेकिन अनायास मिलेगी, और इसकी संभावना तभी मिलेगी इसको। नेक्स्ट, अंग्रेजी हटा दो भाई, हिंदी रखो यार। अब ये एक अद्भुत भाव आ गया है, ये छठा भाव है, 10वें भाव का 9वां है और 9वें भाव का 10वां है। तो 10वें भाव का 9वां होने से जो फल मिल सकते हैं और 9वें का 10वां, इनके अंदर अगेन मंगल का अष्टमेश होने का और लग्नेश होने के कारक को जोड़ दीजिए और फल सामने आ जाएगा। तो ये बताएगा कि पिता भी किसी न किसी प्रकार की तकनीकी विधा से जुड़े रहे होंगे। अगेन ये तकनीकी शब्द ही आज के
देश काल पात्र में थोड़ा इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। पुराने में केवल एक ही दो दिशाएं होती थी, अब बहुत सारी हो गई हैं। पिता ने भी अपने ही पुरुषार्थ से संपत्ति बनाई होगी, जरूरी नहीं उनको उससे मिली हो, पिता ने अपने ही पुरुषार्थ से संपत्ति बनाई होगी। और पिता ने भी बहुत कम आयु में अर्जन करना प्रारंभ कर दिया। दो बातें आ गई, एक तरफ इसकी संतान भी बहुत ही अर्ली स्टेज से कमाना शुरू करेगी, और दूसरे के पिता ने भी बहुत अर्ली स्टेज कमाना शुरू कर दिया होगा, दोनों तरफ से। जातक का पिता के साथ विशेष संबंध होगा, वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। दार्शनिक तौर पर, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, अनेक तरीके से भी हो सकता है कई बार जातक अपने पिता से थोड़ा मतभेद हो, लेकिन धीरे धीरे होकर बिल्कुल कंपैटिबिलिटी आ जाएगी और वो पिता की लाइन को आगे बढ़ाएगा। ऐसा देखा गया है कि ये जातक पिछले जन्म में भी इसी पिता से संबंधित थे। जरूरी नहीं कि पिता पुत्र रहे हों, साथी रहे हों, भाई बहन हो, लेकिन इसका पिछले जन्म पिता संबंध था, क्योंकि 10वें का 9वां है, 10वें स्थान का भाग्य है, और 9वें का 10वां है, जो हमारा भाग्य है उसका कर्म क्षेत्र है, और उसके साथ में अष्टम जुड़ा हुआ है। अष्टम इस मृत्यु। तो इसका तात्पर्य कि पिछले जन्म में भी पिता का अपने और जातक का अपने पिता से कोई संबंध था। वो किस प्रकार था इसको डिस्क्राइब करना जब तक दोनों कुंडली बताना मुश्किल है, लेकिन ये अवश्य है कि दोनों पिछले जन्म से संबंधित हैं, और इसी कारण से दोनों के बीच में एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बनेगा कि जातक अपने पिता की भावनाओं को, उनकी विचारधारा आगे बढ़ाएगा, और उनके जाने के बाद भी इसको आगे रखेगा, छोड़ेगा नहीं इसकी विचारा को। ऐसा भी देखा गया अगर पिता वकील हैं तो शुरू में जातक इच्छा नहीं है, अल्टीमेटली वकालत करेगा और पिता की वकालत जुड़ जाएगा। अगर वो डॉक्टर हैं तो अल्टीमेटली वही डॉक्टर बनेगा और डॉक्टरी पेशे को आगे बढ़ाएगा। यानी पिता जो भी कार्य कर रहे थे उसकी इच्छा होगी मैं इसको आगे बढ़ाऊं। एक पर्टिकुलर केस मैंने देखा है कि वो खुद डॉक्टर नहीं बना, लेकिन उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल खोला और उस हॉस्पिटल पिता के नाम दिया और उसमें सीईओ बन के चलाता रहा उसको। अब देखिए उसका मेडिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है और उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन एकदम से इच्छा आई पिता के जाने के बाद में कि मुझे अपने पिता के नाम को अमर करना चाहिए। उनके नाम का हॉस्पिटल खोल दिया और खुद को चलाता रहा। तो मेरे ख्याल से काफी समय हो गया, तो अब आगे तुम इसको कुछ और है तो छोड़ दो इसको। हाँ, बस एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका भी मंगल छठे भाव में है उनको अपने पूर्व जन्म के ऋणान बंधन को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में पूरा पूरा अवसर मिलेगा और उस अवसर का लाभ भी उठाएंगे, और कम से कम पिछले जन्म के जस्ट इमीडिएट पास्ट जो लाइफ है उसके ऋणान बंधन को अवश्य पूरा कर सकेंगे। पुराने बचेंगे उनको आगे अगले जन्म देखेंगे, लेकिन जो इमीडिएट अवेलेबल ऋणान बंधन है उनको अवश्य पूरा करेंगे वो, और प्रकृति से भी उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी और ऋणान बंधन से पूरा हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से तो यहीं पे छोड़ दिया जाए। तो इसके साथ में आई कैन ओनली से, जो विवेकानंद कहा करते थे कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। संस्कृत आप जानते हैं, संस्कृत जान के मैंने प्यार नहीं कहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अप दीपो भव, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वाभ्याम पंचभिरेव च हुए तेज पुनः द्वाभ्याम, हुए तेज पुनः द्वाभ्याम समय विष्णु प्रसीदतु। एक और रह गया। तो इसमें सिर्फ बताया गया है कि ये एक विशेषता है, अधिक ऊर्जावान घर है ये, अधिक ऊर्जावान के अंदर अग्नि की मात्रा अधिक है, तो इनको क्या चाहिए, उतना ही ऊर्जावान साथी मिले तो बात ठीक हो जाएगी। अगर उतना ही ऊर्जावान साथी नहीं होगा तो कंपैटिबिलिटी गड़बड़ाई, एक तरफ लगा दिया ट्रैक्टर का टायर और दूसरा साइकिल का, अब गाड़ी कैसे चले, दोनों तो बराबर होनी चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ा योग है, एक असीम क्षमता दिखा रहा है। अब अगली बात आती है, लेकिन अगर बृहस्पति को कंट्रोल कर रहा है तो बृहस्पति उसका ये क्षमता है कि जिस घर को एक बार देख लेता है, जिसको कंट्रोल कर लेता है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देता है। तो आइडियल तो ये है कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति का ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति से ही संयोग हो तो गाड़ी ठीक चलेगी। तो ये दोष कहीं पर से नहीं है, समय विष्णु प्रसीदतु, कल्याण ही होगा अल्टीमेटली। लेकिन अगर बराबर ऊर्जावान लोग नहीं होंगे तो कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। वो वाली बात नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये आ गई है
कि ऐसे ऊर्जावान जो दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में पराकाष्ठा कहीं पहुंच जाएंगे। अगर दो फ्रिक्वेंसी मैच कर रही हैं तो एकदम से इनफाइट पहुंच जाता है। तो उसको ये एक संदेश दिया गया है कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति ऊर्जा का सदुपयोग होने पाए। पुराने क्या होता था, महिलाओं को कार्य क्षेत्र लिमिटेड था, घर के अंदर ही थे, अब उनकी ऊर्जा बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसी ऊर्जावान महिला ऐसे ही ऊर्जावान पुरुष से मिल जाए तो उस पुरुष की ऊर्जा अनंत हो जाती थी, वो कुछ भी करने में सक्षम हो जाता था। ये केवल संदेश था पहला। दूसरा संदेश इसमें यह है, और उसमें मैंने एक बार चर्चा कर चुका हूँ, तो संक्षेप दोबारा करता हूँ, कि जब कभी मंगल अष्टमेश या द्वितीयेश होकर के बृहस्पति संयोग करता है और उसके बाद में लग्न या सप्तम में आते हैं और किसी घर में नहीं, तो या तो आदमी को ऐसा कोई पुरुष मिल जाता है जिसको इतना अधिक ऊर्जावान बनाता है कि बहुत हाई आता है, और अगर नहीं मिलता है तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, वो ऊर्जा उसको पागलपन की ओर ले जाती है। फिर क्यों, ऊर्जा है, कैसे निकले? आपने कुकर में अगर उसकी गैस निकलने की संभावना नहीं है तो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इस अनंत ऊर्जा का सही प्रयोग हो सके उसका रास्ता मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका जो कुछ साथ में बृहस्पति भी आ जाए, वो अष्टमेश या द्वितीयेश मंगल भी साथ बन जाए और लग्न का या सप्तम साथ बन जाए, तो फिर आवश्यक है उसको अच्छा गुरु मिल जाए, उसको साधना के मार्ग में डाल दे तो गाड़ी आगे चल जाए। और आगे को रहेगी तो हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने 6 दिन की इस ज्ञान यज्ञ से हम सबको लाभान्वित किया, और मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन सत्र की ओर जाता हूं। और समापन सत्र में हमारे बीच में इस कार्यक्रम के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा गुरु जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर नागेंद्र पांडे गुरु जी हैं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं ज्योतिष विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, एवं अध्यक्ष हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के। आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मंच पर हैं। और हमारे बीच इस कार्यक्रम के समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप भी अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबका वेद विज्ञान केंद्र के इस मंच में स्वागत। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मुख्य मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि महामना के उस पर विग्रह पर माल्यार्पण और पुष्पार्पित कर इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप, और इसी बीच वैदिक मंगलाचरण के लिए धर्मशास्त्र विभाग से अर्जुन उपाध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। सादासस्पाति मद्भूतं प्रियामिन्द्रस्य काम्यं, सानिं मेधा मायासि खग्गुस्वाहा, जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते, तयामामदिया मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हरिः ओम। इसी क्रम में अब मैं पौराणिक मंगलाचरण के लिए बालिका वसुधा को आहूत करता हूं कि वो आए और पौराणिक मंगलाचरण करें। नमो नमः। अहं स्वपरिचयं श्लोकमाध्यमेन ददामि। बालाहं वसुधा नाम, न मे बाला सरस्वती। वसिष्ठोऽहं कुलोद्भूता, विद्यातीर्थे वसाम्यहम्। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद, प्रसीदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेव सरिते
विचराजरस्य विजेतव्यालङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः विपक्षः पौलस्त्याः रणभुवि सहायाश्च कपयः पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधीत्राक्षसकुलं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। धन्यवादः। बहुत धन्यवाद वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण के लिए पुत्री वसुधा को। और इसी क्रम में मैं अतिथियों के स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच में आज कार्यक्रम के कार्यक्रम के अध्यक्ष शर्मा गुरुजी, आपका माल्यार्पण करने के लिए मैं विधि संकाय से प्रोफेसर आभा त्रिवेदी मैडम को मैं आहूत करता हूं कि आप आएं और कार्यक्रम के अध्यक्ष शर्मा गुरुजी का माल्यार्पण और से स्वागत करें। बहुत धन्यवाद मैम का। और इसी क्रम में हमारे बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नागेंद्र गुरुजी हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल गुरुजी से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आप निदेशक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको स्मृति चिन्ह, साल और माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। हम लोग कहते बार बार होगी, लेकिन देखा चलिए और देर रात उसका इसी क्रम में हमने जिनको 6 दिन सुना और जिनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हुए, आप भारतीय विद्या परियोजना के प्रोजेक्ट हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषित यह योजना चलती है। प्रोफेसर आर्यभूषण शुक्ल का प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर के माध्यम से माल्यार्पण और फॉल उड़ा करके आपका स्वागत। मैं ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको विदित है, यह कार्यशाला वैदिक विज्ञान केंद्र के स्थापना
के शुभ अवसर पर आयोजित थी और इस कार्यक्रम में ज्योतिष के बहुत सारे विभिन्न आयामों को हम लोग देखें और जानें। इसी क्रम में मैं आज के वार्षिक स्वागत के साथ साथ 6 दिवसीय कार्यक्रम में किस प्रकार से क्या क्या विषय प्रस्तुत हुए उसके लिए मैं वार्षिक स्वागत के लिए प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आपको आहूत करता हूं। मैं तो ये सोचा ही। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायक शेखरां स्मृतिमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां लिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् सदा अम्बिकाम्। ज्योतिष शास्त्र का वैज्ञानिक संदर्भ विषयक 6 दिवसीय कार्यशाला के आज संपूर्ति सत्र की अध्यक्षता कर रहे वेद विषय के विश्वविश्रुत विद्वान हमारे शिक्षा दीक्षा गुरुजी प्रोफेसर शर्मा गुरुजी, आप वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष, संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर भी हैं और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के संचालन समिति के आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मैं केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे बीच आज जो मुख्य अतिथि हैं, ज्योतिष शास्त्र का चर्चा हो और ज्योतिष के परम मनीषी और मैं कहूं कि ज्योतिष के भीष्म पितामह, अगर पूरे भारत में कुछ नाम गिने जाएं उनमें आपका नाम अग्रगण्य है। ऐसे आचार्य प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और सर्वदा संस्कृत और संस्कृति के लिए सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे आचार्य को मैं पुनः इस केंद्र पर आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे बीच जो आज जो महनीय वक्ता जो 6 दिन से इस यज्ञ में आहुति जो जिनका नित्य प्रदान होता रहा, ऐसे महनीय आचार्य शुक्ल जी, आर्यभूषण शुक्ल जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए ज्योतिष विषय में इस प्रकार की दृष्टि रखना, यह एक बहुत बड़ी चीज है। प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद सब व्यक्ति अपने अपने उन्हीं चाकचक्य में लगा रहता है, लेकिन ज्योतिष या भारतीय ज्ञान परंपरा में आस्था रखना और उसके लिए इस प्रकार की जिज्ञासा रख करके 6 दिन तक निरंतर आपका बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यान यहाँ पर हुआ है और सभी प्रतिभागियों ने इसका लाभ उठाया। और हम इस जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आपके इस यज्ञ की जो आहुति पड़ी है उस समिधा को आत्मसात करेंगे, उसका लाभ सब उठाएंगे। तो ऐसे मनीषी विद्वान का मैं केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस 6 दिवसीय कार्यशाला के कुशल संयोजन डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराय जी, जो हमारे वेद विभाग के ही आचार्य हैं, हमारे साथी हैं, आपका कुशल संयोजन और संप्रति सत्र संचालन है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन सचिव जो है ज्योतिष विभाग के हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मुख है प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर हैं, आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक हैं, वेद के पाश्चात्य और
भारतीय परंपरा दोनों उभय पक्ष के आप विद्वान, निष्णात विद्वान हैं। प्रोफेसर मृत्युंजय देव जी हैं जो हमारे इस केंद्र से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के विभाग के जय सिंह जी हैं, डॉक्टर जय सिंह जी हैं। प्रोफेसर आभा त्रिवेदी मैडम विधि संकाय से, ज्योतिष विभाग के ही डॉक्टर रामेश्वर शर्मा जी हैं। आप भी हमारे केंद्र से जिन केंद्र प्रकारण हमारे जो वैदिक विज्ञान के जो कोर्स होता है उसमें भी आप अतिथि अध्यापक भी हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी गण हैं सबका सम्मिलित रूप से मैं इस संपूर्ण सत्र में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वादे वादे जायते तत्व बोधा, जो अपनी जो परंपरा है उस क्रम में मेरा यह प्रयास रहता है कि जो भी विद्वान हमारे संपर्क में किसी न किसी क्रम में आते हैं और जिनका इस भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ आधुनिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जिनका है, उनको मैं जोड़ने का पूरा प्रयास करता हूँ। उसी प्रयास के क्रम में आचार्य शुक्ल जी से हमारी मुलाकात AICTE के दिल्ली संस्थान में हुई। वहाँ पर उस समय आप IKS जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्प्रयास से और वैदिक विज्ञान केंद्र का भी उसमें कुछ सहयोग रहा प्रारंभिक क्रम में, वह इस समय IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इस समय पूरे सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, IIT हो, NIT में, सब में IKS का सेंटर खुलने जा रहा है, भारत सरकार का उपक्रम है। उसके पूरे भारत के इंचार्ज आपके ही क्रम में था उस समय। संप्रति आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आप आ गए हैं, तो वहीं पर हमारी मुलाकात हुई, मैंने और चर्चा हुई। मैंने निवेदन किया कि काशी, तो कहे कि नहीं काशी मेरा आना नहीं हुआ है। हमने कहा कि अच्छा है, इसी बहाने आप काशी विश्वनाथ का लाभ भी होगा और आपसे बातचीत के क्रम में मुझे लगा कि हाँ, आपकी जो दृष्टि है वो वस्तुतः हमारे इस केंद्र के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और हमने यह महसूस किया कि वस्तुतः आपके इस ज्ञान से हमारे केंद्र को और हमारे जितने भी प्रतिभागी गण जो सम्मिलित हुए सबको बहुत लाभ प्राप्त हुआ है आपके इस ज्ञान से। ये 6 दिवसीय जो कार्यशाला के जो प्रथम दिवस आपने अपने उद्बोधन में बताया कि भारतीय ज्योतिष पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसके लिए उन्होंने ज्योतिष के मूलभूत आधार तत्वों के बारे में विस्तार से बताया। आपने 9 ग्रहों के चिन्ह की उत्पत्ति से अपने व्याख्यान को आरंभ करते हुए कुंडली में आने वाले दशाओं के वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से आपने चर्चा की। उस सत्र की अध्यक्षता हमारे माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरुजी, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग एवं पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय उपस्थित रहे। द्वितीय दिवस में आपका व्याख्यान का जो मूल सारभूत अंश था, भारतीय की ज्योतिष में नक्षत्रों के उद्भव एवं उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से आपने बताया। साथ ही ग्रहों में बृहस्पति ग्रह के दृष्टि एवं प्रभाव के बारे में गीता के संदर्भों से जोड़ा, यह आपका विशेष पक्ष रहा। तृतीय दिवस के आपके व्याख्यान में पंच महाभूतों का ग्रहों से संबंध और गीता के श्लोकों के साथ उनमें संबंध विषय गूढ़ रहस्यों से संबंधित पूर्व जन्म और कर्मों के विवेचन को प्रकाशित करने का कार्य किया, जिसमें आपने कहा कि व्यक्ति का ऋणानुबंध पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार फल भोग के लिए जन्म होता है, फिर उन्हीं अभिलषित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शुभाशुभ घटनाओं से संबंधित काल चक्र में चलते हुए जीवन यात्रा को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से चतुर्थ दिवस में आपका व्याख्यान का जो सार था कि अनुरक्त ग्रह एक ज्योतिषीय विधा है
जिसके द्वारा पूर्व जन्म की आसक्ति के प्रभाव के कारण वर्तमान जीवन में होने वाले अभाव को जानना सहज हो जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानने के उपरांत जीवन में घटने वाले विशेष पहलुओं को जाना जा सकता है। इसी प्रकार से पंचम दिवस में आपके व्याख्यान का यह विषय रहा कि जो 27 नक्षत्र का प्रभाव कुंडली के विशेष प्रकार से होता है। जैसे रोहिणी नक्षत्र में जन्म व्यक्ति माघा मूल अश्विनी नक्षत्र के काल में विशेष प्रभावित होते हैं। साथ ही अतिवर्ती नक्षत्र आद्रा हस्त पूर्वाषाढ़ा पूर्वा भाद्रपद में जन्मे व्यक्ति भी अश्विनी आदि नक्षत्रों के काल से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों के साथ अलग अलग तरह का संबंध तथा प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें चंद्रमा का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन 2 से 2.5 दिन में एक से दूसरे राशि में संक्रमण करता है। उन्होंने कहा, आपने बताया कि इस प्रकार व्यक्ति अथवा प्रकृति पर ग्रहों का नक्षत्रों का प्रभाव कई प्रकार से महसूस किया जा सकता है, और आज 6वें दिन आप सबने ग्रहों का कारकत्व और उनके विशेष पक्षों को आपने सुना और समझा। इस प्रकार से इस 6 दिवसीय कार्यशाला में आचार्य शुक्ल जी से हम आप्यायित हुए। मैं विशेष रूप से केंद्र की ओर से आपका बारंबार आपके प्रति कृतज्ञ एवं अभिनंदन दोनों ज्ञापित करता हूं। और हमारे बीच आज जितने भी मंचस्थ हमारे गुरुजन हैं, हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, सबका पुनः समवेत रूप से और आप सभी प्रतिभागियों का भी समवेत रूप से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे 6 दिवसों के कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत की और अपना जो है अपने अमूल्य वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। इसी क्रम में मैं अब आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग के आचार्य पांडे गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। वस्तुतः इस वेद विज्ञान केंद्र के द्वारा जिस सातत्य से अनवरत कार्यक्रम होते आ रहे हैं, उसको देखकर, सुनकर, पढ़कर ऐसा लगता है कि एक विशेष ऊर्जा उपेंद्र त्रिपाठी जी में है। हालांकि उसके सहयोगी आप सभी हैं, लेकिन योजक तत्व दुर्लभ। इनका जो योजन है, प्राय कोई सप्ताह नहीं बीतता है कि कोई अच्छा सा समाचार ना आ जाए। शायद कोई ऐसा समय नहीं आता जिसमें कि कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिले। तो जब आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे लगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, काफी अब मैंने स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा हूँ, लेकिन एक लगा कि नहीं, इनका साथ देना चाहिए, चाहे जिस अवस्था में हो। इस कर्म योगी का साथ देना चाहिए, नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि नए नौजुवक तो सब साथ में हैं, अब वृद्ध लोग जो हैं अपने तो पीछे हैं ही, हमको भी पीछे ले जा रहे हैं। इस उपहास से बचने के लिए मैं साहस किया। जब से कहे तब से मैं प्रतिदिन प्रति घंटा सोचता रहा, कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आर्यभूषण जी नामक एक जो मनीषी विद्वान है, वो अनवरत इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मेरी भी एक जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई, जो
एक प्रसिद्ध श्लोक है कि दूरे भी श्रुत्वा भवदीय कीर्तन कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषी। ऐसा लगा कि चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। क्यों कि जो भी हम लोग परंपरागत रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, उससे भिन्न एक प्रशासनिक अधिकारी एक नए ढंग से जिसका अध्ययन हुआ हो, नए ढंग से जिसका निर्वाह हो रहा हो जीवन का, वो हमारे ज्योतिष के बारे में क्या जानता है, क्या कहना चाहता है, क्या इनका संदेश है, वो समझना चाहिए। इसलिए मेरी और एक उत्सुकता थी, मुझे अच्छा लगा कि 6 दिनों से आप निरंतर आप लोगों के बीच में धारा प्रवाह अपने विषय को रख रहे हैं। और आज शायद यही कारण है कि 6ठे भाव पर आपने अपने को केंद्रित करके एकदम उसको उसके प्रति उन्होंने ऐसा 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 बनाया। और एक चीज और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मंगल जो है वो मंगल कारक होता है और मंगल आयतन होगा ये पूरा परिसर, इसलिए अब कुछ ही अतिरिक्त मंगल की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग मंगलमय हो गए हैं, हम सभी लोग मंगलमय हो गए हैं, हम सभी लोग मंगल के प्रति कृतज्ञ हैं। और मंगल के प्रस्तोता शुक्ला जी के निश्चित रूप से हम आभारी हैं कि आपने इस तरह से सरल शब्दों में जो विषय आपने रखा। मुझे लगता है हम लोग ग्रंथों को देखते रहेंगे तो उसमें वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपने एक तर्क दिया है, एक आधार दिया है। अब वस्तुतः ज्योतिष में हमेशा तर्क होते रहना चाहिए। तर्क ना हो तो वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान नहीं है। किसी की भी संपूर्ति तर्क संगत बात से ही होती है। तो आपने जिस तरह से तार्किक ढंग से मंगल का सभी भावों का क्या कैसे किस तरह से हो सकता है आपने विश्लेषण किया। और सचमुच में मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, अहंकार नहीं है, ये स्वभाव है। लेकिन वो नहीं पढ़ा हूँ जो आपने आज पढ़ाया है। यह आनंद की बात है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र प्रयोग का शास्त्र है। व्याख्यान के बाद जब प्रयोग न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से जो चाहे अध्येता हों या प्रयास करने में लगे हुए हों, जो जो भी कहा गया है उसका या प्रयोग करके देखिए। और जब प्रयोग करने के बाद आप इसके पक्ष या विपक्ष में अपना अभिमत बनाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद 6 दिन की पूरी ये दिनचर्या, पूरा ये महायज्ञ आपके जीवन के सफल यज्ञ में बन जाएगा। प्रयोग जरूरी है, प्रयोग आधारित है, ये दार्शनिक विषय नहीं है। तो मैं आपका श्रम जो यहाँ इतना हुआ, कहाँ से दिल्ली से आकर आप इतने दिन रहे, कैसी परिस्थिति में रहे, क्या क्या यहाँ सुविधा हुई। हम बनारस वाले तो जानते हैं कि चना चबेना गंग जल, उसी में अपने को हौ भाग्य मान लेते हैं। उपेंद्र जी ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। लेकिन आपने धैर्य के साथ यहाँ के वातावरण को स्वीकार किया, यहाँ के रहन सहन को स्वीकार किया। और इसका पता तब चलेगा जब आप दोबारा कभी आएंगे। अन्यथा ये माना जाएगा इस कार्य की परिपूर्ति के बाद आप मन में सोच लिए कि अब लो न सानो अपना न सही। तो फिर भी मुझे विश्वास है, काशी पर विश्वास है, बाबा विश्वनाथ पर विश्वास है, माँ गंगा पर विश्वास है कि
यहाँ जो भी आता है वो तदाकार कारित हो जाता है, तन भाव भावत्व उसमें आ जाता है। तो आप भी इतने दिन रहे हैं तो बाबा विश्वनाथ के भक्त के रूप में ही रहे हैं, इसलिए आपको कोई कठिनाई हुई होगी, कोई असुविधा हुई होगी, उसको भी मान लेंगे कि बाबा की कृपा है। यहाँ हम लोग जो रास्ते में चलते थे, अभी तो नहीं है, तो गाय आ जाती थी, सांड आ जाते थे, इतने पशु पक्षी आ जाते थे, उसी में से बचकर जाना होता था। अब फिर भी जो बाहर से आते थे, सिर पर वो बोझा रखे हुए हैं और किसी तरह से बचकर हाथ में माला फूल रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, और बीच में ये नंदी भगवान का आगमन होता रहता था। खैर मोदी जी की अनुकंपा से, उनकी दूरदृष्टि थी, काफी कुछ अब गलियां साफ हो गई, काफी चौड़ी हो गई। आप देखे होंगे, आप तो पहले आए नहीं तो आए होते तब दोनों का अंतर आप समझ पाते हैं। तो अब एक चीज मैं मूल विषय पर आ रहा हूं कि जो ज्योतिष वैज्ञानिक विषय है, सोचना चाहिए वैज्ञानिक विषय नहीं है तो कौन सा विषय है, कोई तो नाम दिया जाना चाहिए। अवैज्ञानिक कह लीजिए, वैज्ञानिक का विलोम क्या होगा, अवैज्ञानिक ही होगा। तो अब इसमें जो समझने लायक बात है कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है। विज्ञान का अर्थ है, हम जो आजकल समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो साइंस जो शब्द है उससे हम विज्ञान की तुलना करते हैं। ये साइंटिफिक है कि नहीं? और मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक शब्द जो है ये ज्योतिष के लिए बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यह साइंस ज्योतिष तक पहुंच ही नहीं सकती, बहुत सुंदर, जितना बड़ा ज्योतिष है। क्योंकि ये जो विज्ञान का फिर क्या अर्थ लें, तो जो विशिष्ट ज्ञान है उसको ही विज्ञान कहना पड़ेगा। साइंस को विज्ञान नहीं कहना है, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहना है। और यह विशिष्टता ज्योतिष शास्त्र की इसलिए है कि वेद के षडंग शास्त्रों में इसका चक्षु स्थानीय, इसको स्वीकार किया गया है। चक्षु स्थानीय का जो देखता है, प्रत्यक्षम जो देखता है, इसीलिए कहा कि इसने प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, साक्षी भी रख दिया। अब इससे बड़ा विज्ञान कहाँ जाएगा, साक्षी रख दिया, चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, ऐसा यह शास्त्र है ज्योतिष है। अब थोड़ी बहुत कुछ और बातें, अगर केवल प्रशंसा करनी हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रशंसा तक ही नहीं रहना है, कुछ मूल बात भी आप लोगों को मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज का विज्ञान क्या मानता है कि जो प्रत्यक्ष है, जो प्रयोग में सिद्ध किया जा सकता है, वो है विज्ञान। और जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, जो कोई प्रायोगिक कसौटी पर खरा न उतरता हो, वह विज्ञान नहीं है, उसको नहीं मानते। लेकिन एक तीसरी भी विधा है, और उस विधा के विद्वान हमारे प्रोफेसर शर्मा जी हैं। कहा गया प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य विदता। प्रत्यक्ष और अनुमान से और ऊपर जाकर जो प्रमाण है, उस प्रमाण को जो देता है वह वेद है, और ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग शास्त्र है, वेद से ही निकला हुआ है। ऐसे अर्थ में इसके बारे में क्या कहना कि वेद या ज्योतिष ये विज्ञान है कि नहीं, ये वैज्ञानिक है कि नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न को भी उठाया जा रहा है, वो सर्वथा गलत प्रश्न उठाया जा रहा है और गलत चिंतन इस पर किया जा रहा है। यह विज्ञान का भी विज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों से ऊपर जाकर जो वेद की वेदता सिद्ध करता है,
यही है कि जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो अनुमान जहाँ तक हम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर कोई विचार होगा तो वह जो है वही विज्ञान होगा। इसीलिए उसको विशेष विज्ञान कहा गया, विशेष ज्ञान कहा गया। अब एक दो उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। 27 नक्षत्र हैं। आपने 27 नक्षत्रों की चर्चा हमारे आर्यभूषण जी ने किया, बहुत कुछ समझाया। उसमें एक नक्षत्र है ज्येष्ठा। अब ज्येष्ठा का नाम ज्येष्ठा क्यों है? किसी से पूछा जाए ज्येष्ठा का नाम ज्येष्ठा क्यों है? कनिष्ठा तो कोई नक्षत्र ही नहीं है, और ज्येष्ठा है। आज भी जितने भी हम ग्रहमंडल के नक्षत्रों को देख रहे हैं, नक्षत्र मंडल में, उनमें सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा अगर कोई नक्षत्र है तो ज्येष्ठा है। आप ऐसे देखेंगे नंगी आंखों से कुछ नहीं समझ में आएगा, सब टिमटिमाते हुए तारे एक ही समान दिखाई पड़ेंगे। और हमारे महर्षियों ने किस यंत्र से देखा, कैसे उसका मापन किया, कैसे उसको तौला, इन 27 नक्षत्र मंडल में से एक नक्षत्र को बताया यही नक्षत्र ज्येष्ठा है। अब आप बताइए, आप इसको क्या कहेंगे? इससे बड़ा कोई विज्ञान हो सकता है? जो घर बैठे बिना आकाश में उड़े, बिना रॉकेट दौड़ाए, बिना कोई और लंबा लंबा जैसे टेलीस्कोप लगाए, एक ऋषि कुशासन पर बैठा हुआ है और अपनी आंखों से देख रहा है नक्षत्रों का माप, परिमाप, उनका वजन, उनकी दूरी, ये सारी चीजें बता रहा है। फिर भी जो है सो पता नहीं कहां से हम लोगों को मन में आता है कि विज्ञान है कि नहीं। इसी तरह से ग्रहों में आप सब लोग जानते हैं, बृहस्पति, गुरु, और गुरु शब्द का अर्थ वही होता है जो गौरवशाली, जो सबसे अधिक भारवत वाला हो तो गुरु कहते हैं। और बृहस्पति जो विशाल आकार वाला हो उसको बृहस्पति कहा। ये सौर परिवार के जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों में वहां जाकर तो कोई न नाप सकता, न तोल सकता, न देख सकता, लेकिन हमारे यहां शुरू से ही कहा गया, आरंभ से ही बताया गया कि ये बृहस्पति, ये गुरु है। ये सारी की सारी चीजें ऐसी है जिसमें इनके नाम के भीतर ही इनकी गुणवत्ता, इनकी विशेषता, उनका वैशिष्ट छिपा हुआ है। जरूरत क्या है कि हम लोग एक आस्तिक बुद्धि से विचार करें या न करें, लेकिन एक अन्वेषक की बुद्धि से जरूर विचार करें। इन 27 नक्षत्रों का रस, ग्रहों का रक्षक। अब देखिए, हम लोग एक ग्रह का नाम रखते हैं सूर्य, और सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है? पूछ दिया जाए क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। वो लोगों से पूछ दीजिए सन क्यों कहते हो, कोई उत्तर उनके पास नहीं है। चाहे दुनिया का जो भी वैज्ञानिक हो, नहीं बता सकता उसको सन क्यों कहते हैं। लेकिन सूर्य क्यों कहते हैं, ये इसकी व्युत्पत्ति दी गई है, इसका अर्थ दिया गया है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया। सूर्य प्रसवे, जो जन्म देता है, जो प्रस्तुत करता है सारे ग्रहों को, सारे जो सौर परिवार के ग्रह हैं सूर्य से ही निकले हैं, और उसका कर्ता कौन है? सूर्य है, इसलिए उनका नाम सूर्य रखा गया। सभी ग्रहों की इसी प्रकार के एक लाक्षणिक अर्थ हैं। इनके नाम निश्चित रूप से उस तरह से रखे गए हैं जिसमें उनका वैशिष्ट है। आप सभी लोग यहाँ, मैं जानता हूँ डिप्लोमा चल रहा है और भी क्लासेस चल रहे हैं, बहुत से नौजवान आते हैं, तो अब यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ थोड़ा अतिरिक्त श्रम करें। आचार्य मुख से, गुरु मुख से जो भी आप सुनते हैं, ग्रंथों से जो कुछ भी आप अभ्यास कर पाते हैं, उसके बाद भी कुछ सोचने की जरूरत है और एक गवेषणात्मक, अन्वेषात्मक प्रयत्न करने की जरूरत है। और अभी हमारे आर्यभूषण जी ने कहा, वो चिंता की बात इन्होंने कही
कि जितना श्रम पहले होता रहा है, जितने श्रम से शास्त्रों की रक्षा हमारे प्राचीन विद्वानों ने किया है, अब यह नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने इनके बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने आप लोगों के भरोसे, आपके ऊपर इतना भरोसा किया है, इतना विश्वास किया कि मैंने आपसे बताया कि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं और ये काशी तो विद्या की नगरी है। और हैं इसमें दक्षिण भारत में भी जो आचार्य परंपरा है, वहाँ के शंकराचार्य इत्यादि के जो स्थान है, वहाँ जो वेद का, ज्योतिष का, वेदांत का, मीमांसा का जो स्वाध्याय चल रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। हाँ, यह जरूर है कि उस मात्रा में आज की जो जनसंख्या है उसकी तुलना अगर हम करें तो उसमें हम कम हो गए, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों में से अनेक ऐसे निकल जाएंगे जिसको न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया जानेगी। यह जो है वैदिक केंद्र का विद्यार्थी एक नई दृष्टि, नई आकांक्षा, नई दिशा लेकर आएगा। निकलेंगे आप, और अभिलाषा रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जितना विचार कर सकेंगे। आप देखिए, एक और विषय बताता हूं। सबसे कठिन जो ज्योतिष में गणित होता है वो ग्रहण साधन। ग्रहण का साधन करने के लिए साल भर लग जाता है। पंडित जी लोग जो मैनुअल करते हैं, आंखें थक जाती हैं, पेपर कम पड़ जाते हैं, स्याही सूख जाती है, तब जाकर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और आजकल अनेक विधियां उसकी हो गई, अनेक सहायक हो गए हैं, कंप्यूटर हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। डिटेल्स पूरा का पूरा वहां नासा से आ रहा है, तो सुविधा हो गई है। आप कल्पना करें, आज से 5, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार वर्ष पहले क्या था, क्या रहा होगा? उस समय ग्रहण के गणित का, ग्रहण के समय का, ग्रहण के विस्तृत विधान का अगर घोषणा किया गया तो उस समय तो जो आज साइंस सब कर रहे हैं उसका यश पैदा ही नहीं हुआ था। और अक्षर तो छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे महर्षियों ने जो दिव्य दृष्टा, इसलिए हम कहते हैं उनको, कि उनके पास एक ऐसी दैविक शक्ति थी जिसके कारण उन्होंने, आचार्य जी, ये ऋग्वेद के 4थे मंडल का मंत्र है जिसमें यह बताया गया कि ग्रहण हुआ अत्रस्तमनु बिंद्वन। महर्षि अत्रि या अत्रि का परंपरागत जो परिवार रहा होगा, उन लोगों ने जाना कि आज ग्रहण होने वाला है। तो इतनी गूढ़ चीजें इतने सरल शब्दों में कह दी गई हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? अरे क्या है, पंडित जी लोगों का है, कर्मकांडियों का है, ग्रहण अंतवा कर दीजिए, हो गया वेद, इतना ही था। पुरुष वेद गुण सर्वं पुरुष सुना दीजिए, हो गया वेद। ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर हम अपनी ईमानदारी भी खोते हैं और अपने को आच्छादित कर लेते हैं अज्ञान से। इसलिए मेरा पुनः एक बार इन नौजवानों को देख लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना चाहिए, जिनको समझना चाहिए। एक उदाहरण और दे रहा हूं। आज का सबसे जो कहना चाहिए न्यूनतम विज्ञान का आविष्कार हुआ, उसको बताया गया रिलेटिविटी। वो आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो शुल्ब सूत्र हमारे हैं, उसमें जो रेखा गणितीय विधान विधि दी गई है, वो दुनिया में रेखा गणित बाद में चालू हुआ है। और ये ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले से शुल्ब सूत्र का रेखा गणितीय आकलन होता आ रहा है। भुजाओं का, कोणों का, उनके क्षेत्रफल का, ये सारा विचार किया गया। और ये बहुत बाद में यहाँ है।
लेकिन दुर्भाग्य से जो भ्रम जाल फैलाया गया अंग्रेजों के द्वारा या आधुनिक पंडितों के द्वारा, वो ये कि जो उनके पास है वही प्रमाणित करेंगे तो ज्ञान है। अगर कोई अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी साइंटिस्ट अगर प्रमाणित नहीं किया हो तो वो ज्ञान नहीं है, वो तो विचार की कोटि में आता ही नहीं। मुझे लगता है ये धारा बदलनी चाहिए, एकदम बदलनी चाहिए। और अब ये हमको कहना चाहिए अगर ये वेद में है तो यह ज्ञान है, अगर वेद में नहीं है तो यह अज्ञान है। इतनी बताने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ध्यान हम लोग देंगे और इसी उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना हुई है। मुझे खुशी है कि उपेंद्र जी जैसा एक कर्मठ व्यक्ति इस केंद्र का संचालन कर रहे हैं। मैं इनके प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद भी, साधुवाद, धन्यवाद देता हुआ विशेष रूप से हम आर्यभूषण शुक्ल जी को, जो कि वहां से आकर इतने दिनों तक आप लोगों को अपने ज्ञान से आप्यायित किए। अब हम लोग सुनेंगे शर्मा जी के श्रीमुख से, इनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। वेद के विषय में लगभग 13वीं सदी में आचार्य सायण ने एक जगह लिखा था कि अनुमान सहस्रेणापि तर्केणापि न अवगंतुम शक्यते। ऐसा लिखा था कि 1000 तर्कों वाले मनुष्य के द्वारा भी अगर इसको सिद्ध करना चाहे कि वेद में निषिद्ध है और यह वेद का जो है प्रतिपाद्य है, ऐसा जो है स्वयं वेद ही सिद्ध कर सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा था। और इसी क्रम में मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हुए आज के मुख्य अतिथि का अब कार्यक्रम के अंतिम की ओर में जाते हुए आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए शर्मा गुरु जी से निवेदन करूंगा। आप न केवल वेद के मनीषी विद्वान हैं, अपितु अनेक विधाओं में आपने जो है गवेषणा किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। मंच पर विराजमान माननीय प्रोफेसर पांडे जी, माननीय प्रोफेसर शुक्ला जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, सभा में विराजमान प्रोफेसर शुक्ल जी, अन्य समस्त विद्वज्जन एवं छात्रगण। समय कम है और आपको निकलना भी है, इसलिए संक्षेप में ही कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अभी आपने शुक्ल जी के व्याख्यान में और आचार्य पांडे जी के व्याख्यान में ये बात सुनी कि ज्योतिष जो है वेद का अंग है, वो ऐसे ही नहीं है। और पूरा वेद और वेद के जितने भी अंग हैं, वेद जो है वह अष्टादश विद्या के रूप में उसका विस्तार होता है। 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपांग और 4 उपवेद। ये 18 शास्त्र जो हैं उनमें सृष्टि और जीवन के सारे जितने समग्र पक्ष हैं वो उसमें आ जाते हैं, कुछ बाकी नहीं है। और ये विज्ञान है। और यहाँ भारतवर्ष में तो अब शुरू हुआ है धीरे धीरे, लेकिन पूरे विश्व में वेदों को सृष्टि और जीवन के विज्ञान के रूप में प्रामाणिक ग्रंथ हैं ऐसा मान के शोध हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। वहाँ कोई संदेह नहीं है, यहाँ संदेह है। मुश्किल माने क्षोभ का विषय है कि हम अपने ही देश में हमारी जो ज्ञान विज्ञान की संपत्ति है उस पर संदेह करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही शुक्ल जी ने, आप आधुनिक विषय से संबद्ध हैं, लेकिन आपने ये कहा विश्वास। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और संस्कृत के प्रति जो आपने कहा, तो विश्वास कैसे, अंधविश्वास नहीं, वह विश्वास है ज्ञानात्मक विश्वास, रीजनिंग के साथ विश्वास। पूरी रीजनिंग है, तर्क है, तब वो चीज सिद्ध होती है।
आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी ग्रहों के आधार पर अगर कोई समस्या समाधान जिसका की समस्या है स्वयं वो मंत्र का पाठ करे तो वह सिद्ध होता है। ये विश्वास पर है। संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत खास करके वह संस्कृते इति संस्कृतम उसका निर्वचन का क्रम है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा के केंद्र हैं उन ऊर्जा के केंद्रों को वह संस्कारित करता। संस्कारित करना माने उनको जागृत करके उनमें ऊर्जा भरता। ये कुछ कहने की बात नहीं है, ये विश्वास की और रीजनिंग की बात है और उसके आधार पर हम अपने को समर्थ बनाते हैं। हमारे पास तो 20-25 वर्षों से कुछ ऐसा क्रम रहा कि जितने भी विकसित देश हैं पूरे विश्व में कहीं से कोई बाकी नहीं है स्कॉलर ना आते हों और वेद के बारे में और जो उनका विषय है क्या है उसका वैज्ञानिक पक्ष। देखिए सृष्टि और जीवन के 3 स्तर हैं, ये पूरा विश्व मान रहा है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। फिजिकल एस्पेक्ट ग्रास फॉर्म है, हमारा भी जीवन है, शरीर ग्रास स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। तो ये 3 स्तर विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपने तो जो बात ऐसी कही ऐसा मन कर रहा है कुछ कहूं लेकिन समय नहीं है, आपको निकलना है। तो ये पूरा हमें आज के जो नई पीढ़ी है उसके लिए विशेष रूप से ये कहना है और जानना है उनको कि हमारा जो वेद है, वेदांग हैं, जितने भी शास्त्र हैं पूरे वैज्ञानिक हैं और उनको उस दृष्टि से पढ़ें, उस पर मनन करें और समाज में, विश्व में, देश में उसको सामने लाएं। यह हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, उसे हम पूरा करें। वेद विज्ञान केंद्र एक हमें ऐसा मिला है स्थान जिसके माध्यम से हम उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक और बात कहूँगा, आपने चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः, यह वैदिक क्रम का है तो ये पूरा वैज्ञानिक प्रक्रिया स्वरूप को बताता है। उसको आपने ज्योतिष के क्रम में जोड़ा और उसके महत्व को बतलाया, ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसकी व्याख्या करने जाऊंगा समय लग जाएगा, लेकिन जो श्रौत यज्ञ होते थे, श्रौत यज्ञ जो हैं आजकल जो 3 प्रकार के यज्ञ हैं, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ और पद्धति याग। श्रौत यज्ञ श्रौत अग्नियों में होते थे, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और सभ्याग्नि इत्यादि में वो होते थे, ये अग्नियों का नाम है। स्मार्त यज्ञ स्मार्त अग्नि में है, गृहयाग्नि उसे कहते हैं। और संप्रति जो यज्ञ होते हैं वो पद्धति याग हैं, लौकिक अग्नि में होते हैं। अग्नियों का संस्कार करके उनमें वह जागृत किया जाता था दिव्य भाव, और आज भी वो क्रम चल रहा है। समय के साथ साथ परिवर्तित एक क्रम होता है, तो वह हमें ये समझना है, लेकिन विज्ञान कहीं से उसमें न्यूनता में नहीं आता है। 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके हिसाब से हमारा जो काल है, कल्प काल जो है पूरे सृष्टि का है। कल्प काल चतुर्युगी जो मैंने बताया, ये चारों युगों का, कलयुग का 4,32,000 वर्ष है। चतुर्युगी में आ जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, कुल मिला के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलके जो चतुर्युगी है वह 43,20,000 वर्ष आते हैं। 100 चतुर्युगी ऐसे हों तब ये कल्प का काल पूरा है। तो उस सृष्टि का जीवन का क्रम है, बहुत ही विस्तार का क्रम चला जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, कभी इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आधुनिक विषय के साथ ज्योतिष को जोड़ते हुए प्राचीन जो मान्य सिद्धांत हैं कि विश्वास और श्रद्धा का भाव रखे और उसके आधार पर कोई भी उस पक्ष को मंत्रों का पाठ करे, उनका प्रयोग करे तो वो सिद्ध होगा। एक बात थोड़ा ये कहना चाहूँगा, देखिए वैदिक मंत्र जो हैं वह तो स्वयं में सिद्ध हैं, और लौकिक व्याकरण की दृष्टि से कहीं कहीं लगता है कि ये ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन वो सिद्ध हैं, उनको उसी तरह से हमें प्रयोग करना है। वो सिद्ध हैं, उन्हें साधना नहीं है। तो जो वैदिक मंत्र हैं उनको यथावत ही हम लेके चलें
उनमें परिवर्तन न करें, वह और उतने ही ज़्यादा प्रभावी होंगे। एक बात याद आ गई, इंग्लैंड की बात याद आ गई। एक साधारण महिला साल्वे मैंगंटूस थी, 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसको, जैसे आपने बताया, कैंसर हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा 1-1.5 महीने आयु है। तो उसके मन में आया कि सुना है कि भारतवर्ष में कुछ मंत्र आदि होते हैं, तो वहाँ भी थे वेदों के विद्वान, उनसे उनने कहा कि कुछ एक आध मंत्र श्लोक मुझे कह दें, बता दें। बताया, वह उसको पूरे मनोभाव से, विश्वास का, देखिए विश्वास का कितना महत्व है, पूरे मनोभाव से, जिसकी आयु 1-1.5 महीना रह गई हो, कितना वो सारा संसार का प्रपंच छोड़ के कैसे जीवन बने उस पर वो ध्यान देगी। मनोभाव से उसने पढ़ना शुरू कर दिया और ये देखिए मंत्र का प्रभाव, कब 1.5 महीना बीत गए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो उसने कहा अरे, डॉक्टरों ने कहा था 1.5 महीने में खत्म है। तो गई हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा अरे तुम अभी तक जीवित हो, किसकी दवा की? उसने कहा किसी की नहीं की, सब छोड़ दिया, ये हम मंत्र कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। फिर वो आती है, साधारण परिवार की महिला, काशी आती है, और काशी आकर उसको ये हुई कि ऐसा क्या ये ध्वनि है, यह मंत्र में ध्वनि कैसी है, अमृत रूप जो हमें जीवन दे देती है। तो उसने शिक्षा, 6 है वेदांगना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा जो है वेदों में जो मंत्र का उच्चारण का है, स्वर का है, उसने परिश्रम करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 4-5 साल तक वो आती थी, अनुवाद किया, और वह पुस्तक उसने प्रकाशित की। पूरे यूरोप में, अमेरिका में इतनी ज़्यादा वो सेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा वेद, हमारे शास्त्र इतने प्रामाणिक हैं, वैज्ञानिक हैं कि हमें उनके साथ जुड़ना है। तो हम स्वयं को समृद्ध करेंगे, स्वयं को हम अपने जीवन के साथ सार्थकता का स्वरूप लाएंगे, पूरे विश्व को इस ज्योति से हम प्रकाशित करेंगे। इतना ही कह के विराम लेता हूँ। अब जिन लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन उपस्थित होकर के ज्ञानार्जन किया और ज्ञान का जो लाभ लिया, उनको कुछ देने का भी अवसर है और उनका प्रमाण पत्र तैयार है। मैं क्रमशः नाम बोल रहा हूँ। सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि सम्मुख आ जाएंगे तो अच्छी। अंकित शर्मा, रिसर्च स्कॉलर। अग्निवेश मिश्र, शोध छात्र, 2य क्रम में। उसके बाद हैं अनमोल चंद्र उपाध्याय, उल्टे क्रम है पीछे। कौन सा है? अधोक्षज। उसके बाद में है अधोक्षज पांडे, है नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, अनमोल हो। उसके बाद में है अमित कुमार मिश्र, थोड़ी शीघ्रता करें। उसके बाद है अम्बेश कुमार, उसके बाद है आनंद रेग्मी। क्रम से तैयार से इधर वहां दीवार के पास रहे, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, क्रम से आते रहे उसी क्रम से। ईशान त्रिपाठी, कविता, बीए ऑनर्स आर्ट। चंद्रकांत पांडे, शोध छात्र। जयकरण परौहा, आचार्य में आचार्य। जयकी कुमार चौबे, छात्र। डॉक्टर राम सागर शुक्ल,
कविता, चंद्रकांत पांडे, जयकरण परोहा, जयकी कुमार चौबे, डॉक्टर राम सागर शुक्ल, तेजस्वी चंद्र उपाध्याय। आए राम सागर शुक्ल? नहीं है, राम सागर शुक्ल नहीं है, है? नहीं है, नहीं है तो हटा दीजिए। तेजस्वी चंद्र उपाध्याय, रिसर्च स्कॉलर। दिलीप बिलगैया, धर्मेंद्र कुमार, शोध छात्र। उसके बाद है नीतीश मिश्रा, नीलोत्पल नाथ त्रिपाठी, रिसर्च स्कॉलर। नीलोत्पल नहीं है। पारसनाथ शर्मा, पारसनाथ शर्मा जी हैं, रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशनल, आप जो है सेशनल जज भी रहे हैं। रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज। पुनीता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। पुनीता गुप्ता नहीं है, नहीं, हटा दीजिए। भागमनी यादव, शोध छात्रा। मधुलिका मौर्य, छात्रा। रंजीत दुबे, रिसर्च स्कॉलर। रविकरण परोहा, रिपुंजय तिवारी, शोध छात्र। शरदमणि त्रिपाठी, शोध छात्र। शिवम अत्रे, शोध छात्र। संदीप कुमार, शोध छात्र। संदीप कुमार, शोध छात्र। और कौन रहे? क्या नाम है? शाहीना तहसील है। हाँ बस। जिनको और अन्य लोगों का जो प्रमाण पत्र है वो नीचे काउंटर में संपर्क कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी समय की व्यस्तता है। नीचे से प्राप्त कर लेंगे। जो थोड़ी देर बैठे सब लोग। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सब लोग आ जाएं, एक ग्रुप चित्र हो जाए। सबके मेल को देख लीजिए।